सो नॉर्मली हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, दैट इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास। सो इंट्रोडक्शन पे पहले नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, आज ओवरऑल थोड़ा चलेंगे। क्वेश्चंस अकॉर्डिंग आंसर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज कराना है। तो रिवाइज के अकॉर्डिंग आपको क्या जानना है, पूरी स्टोरी वाइज वन टाइम अगर आप रिवाइज कर दो ना इस यूनिट को, तो आपको मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक टीईटी एग्जाम्स में। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इसके रिलेटेड और भी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहा, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि एक डेफिनेशन मैंने दिया है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मिलेगा। प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मिलेगा जो फिक्स रहता है, और एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर एक फिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके साथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये जो कंडीशन है उससे एक क्वेश्चन मिलता है। एंड जो डेवलपमेंटल बेसिस है, दैट मीन्स डेवलपमेंट मीन्स आप जो एस्पेक्ट्स पढ़े थे वृद्धि एंड विकास के लिए, जो जो एस्पेक्ट्स था वृद्धि तथा विकास, मैं यहाँ पे हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। जो आपका रेगुलर क्लासेस रहता है वो नॉर्मल है, बट आज के क्लासेस में दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, इसलिए बिकॉज आपके जो हिंदी सब्जेक्ट आता है ना, जैसे कि सीटीईटी में हिंदी सब्जेक्ट्स आप लोग लेते हैं, या फिर हिंदी ऑनर्स जिनका था वो हिंदी में दे रहे हैं टीईटी एग्जाम्स, या ओएसटीईटी हो, या फिर नॉर्मली ओएसटीईटी कभी भी हिंदी नहीं आता है। ओएसटीईटी में वो ओडिया है, उड़ीसा में हो तो उड़िया में आएगा। ओटीईटी में आता है बिकॉज उसमें हिंदी है, एक स्पेशल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 20-30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड वैसे सीटीईटी में भी क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स का पूरा हिंदी आता है। 30 मार्क्स पेपर वन में, पेपर टू में 30 मार्क्स का आता है हिंदी। और क्या है, और भी बहुत सारे टीईटी एग्जाम्स हैं, जैसे कि टीईटी एग्जाम्स के बाद जो होता है, जस्ट लाइक जेटी, जेटी उड़ीसा का है तो वहाँ पे हिंदी आने के चांसेस कम रहते हैं। बट आपका जो स्पेशल ओएवीएस, केवीएस, एनवीएस, ये सारे हैं, उसमें आते हैं हिंदी। हिंदी कुछ कुछ आता है, जिनका हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, जो लोग लिए हैं सब्जेक्ट उनके लिए आता है। तो स्पेशली सबके लिए मैं बोल दूं, सीटीईटी क्रैक करना है, बिकॉज सीटीईटी का पे स्केल बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ बता देती हूँ। वो होता है ना, अगर लालच ना रहे तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, कुछ तो रिवार्ड रहना चाहिए। तो रिवार्ड के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, जब भी बीएड पढ़ रहे हो तो पहले जान लो किसका क्या पे स्केल है। अभी अगर ओएवीएस में जाते हो तो पे स्केल आपको पता है अराउंड, जो पीजीटी लेवल में जाएगा उनका 49,000 के पास है। चलो 49 नहीं, हम लोग 48 भी पकड़ते हैं, उतना है, 40 भी पकड़ लो, उतना है। अगर टीजीटी जाते हो, टीजीटी मीन्स आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो बच्चे किए हैं उसके बाद बीएड करके जाते हैं, एंड बीएड इज कंपलसरी एंड सबके लिए नेसेसरी भी है, बिकॉज आप लोग बीएड के थ्रू जानते हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनका साइकोलॉजी क्या है, प्लस आप अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। साइकोलॉजी वेस्ट, आपका साइकोलॉजी क्या बताता है वो भी मैं डिफाइन कर दूंगी। इतना यहाँ पे स्ट्रांगली पढ़ाई होता है, मीन्स यहाँ नहीं बोल रही हूँ, सारे बीएड के सेक्शन में। अभी क्या है, ओएवीएस में आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी ठीक है, ये सुन लो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, एम आई ऑडिबल? सो जो भी कर रहे हो, जो भी ओएसटीईटी दे रहे, सर आप लोगों को बोले हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के आप ओएसटीईटी दे सकते हैं, बिकॉज ये ट्रायल करना जरूरी है। ट्रायल बेसिस पे आप ज्वाइन नहीं करेंगे, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन आप छोड़ सकते हो, उसको छोड़ दो। अदरवाइज आप अगर इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ अभी से देना स्टार्ट करो। ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ट्रायल आप लोग कोई भी चीज़ में सक्सीड नहीं होंगे। अभी ऐसा रेंज चल रहा है, ऐसा डिफिकल्ट सारे स्टेप्स हो गए हैं ना, एजुकेशन सिस्टम में भी डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ट्रायल करना। एंड जो भी क्वेश्चंस मैं दूँ थोड़ा ट्राई करना, मैक्सिमम हम लोग कर सके। एंड आप लोगों का मार्च से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली रूटीन पे स्टार्ट होगा।
आपके इसमें भी स्टार्ट होगा, ऑनलाइन क्लासेस में भी स्टार्ट होगा, प्लस आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे चार्ट सेक्शन एक बनाया जाएगा। चार्ट सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी एंड डेली बेसिस पे 1 आवर आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। ईच सब्जेक्ट के ऊपर होगा, जो जिसका सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप लोग आंसर पुट करेंगे एंड जिनका आंसर करेक्ट हुआ वो करेंटली मतलब हम लोग टॉप 20 भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो मार्च से होगा, देखिए मार्च के बाद। ठीक है, अभी के लिए कंसेप्ट जान लो। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस ये है, ग्रोथ इज नैरोअर थिंग एंड डेवलपमेंट इज ब्रॉडर थिंग। अगर मैं बोलूं कि वृद्धि एंड विकास में अंतर क्या है, वृद्धि क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, एंड विकास क्या है, एक बड़ा सा पार्ट है। सो वृद्धि क्या कहाँ पे चला गया, विकास के अंदर आ जाता है। जैसे कि मान सकते हैं कि वृद्धि जो होता है ना, एक छोटा सा चीज है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो इसको मापने के लिए क्या यूज करेंगे, कुछ तो मापक यंत्र होना चाहिए। दैट मीन्स दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ भी हम मेजरमेंट टेप्स हो गया, मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, देखिए ये डायग्राम देखिए, समझ जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन क्या करना है कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो मापक है। दैट मीन्स उसको माप सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो उसको नाप सकते हो वो हो गया मात्रात्मक। जैसे कि आपके घर पे कोई भी चीज हो, जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट पकड़ लिए, थिंक कर लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको आप वजन कर सकते हो। दैट मीन्स उसको मेजर कर सकते हो वेट में, हाइट में, या फिर उसके लेंथ को देख के उसको डिफरेंट टाइप्स के जोन में डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसी चीज हो गया, जैसे कि कोई भी वस्तु को ले ली, उसको आपने नापा, उसके हाइट के अकॉर्डिंग, उसके लंबाई के हिसाब से, उसके चौड़ाई के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से आपने नापा। तो दैट इज कॉल्ड मात्रात्मक और क्वांटिटेटिव। उसको हम बोल सकते हैं कि मात्रात्मक और क्वांटिटेटिव। ये ग्रोथ का नियम है। सो ग्रोथ एक समय तक चलता है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ क्या होता है कि सपोज थिंक कर लीजिए कि आप जब छोटे थे, तो छोटे में अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, तो आप इसलिए धीरे 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 बड़े हुए, बिकॉज ईच सेल के पास कैपेसिटी रहता है। ईच सेल मीन्स एक एक कोशिकाओं के पास कैपेसिटी रहता है, उसके पास एक नियम है। क्या है कि वो क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है, मीन्स डिवाइडेड हो सकता है। सो डिवाइड होने के बाद रिपीटेडली जब डिवाइड होता है ना, भाग हुआ फिर से भाग हुआ, मतलब एक सेल से 10 सेल बने, 10 सेल से 20 सेल बने, ऐसे जब होता है तो लास्ट में एक रिजल्ट आता है जो कि ग्रोथ है, जो आपका ग्रोथ है। सो ग्रोथ के बाद जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग, अभी एक लिमिट आता है एज का जहाँ पे आपका लंबाई में आप नहीं बढ़ते, आप चौड़ाई में भी नहीं बढ़ते, या फिर आपका सेल डिवीजन मीन्स कोशिकाएं जो डिवाइड हो रहे हैं या फिर विभाजित हो रहे हैं वो भी नहीं हो रहा। तो उस समय को बोला जाता है मैचुरेशन। उस समय को क्या बोलेंगे, मैचुरेशन। मैचुरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। मीन्स आप परिपक्व हो गए, मीन्स आप थोड़े से बड़े हो गए, जिसके बाद आपका ग्रोथ बंद हो गया। बट आपका डेवलपमेंट क्या बोलता है, विकास है, जो एक पॉइंट से शुरू हुआ तो दूसरे पॉइंट तक चलते रहेगा। एक पॉइंट क्या है, आपके जीवन में 2 पॉइंट है। एवरी ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अगर हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 2 स्टेज है। क्या है, एक स्टार्टिंग स्टेज है, एक एंडिंग स्टेज है। स्टार्टिंग स्टेज दैट इज अ बर्थ और बर्थ पीरियड, एंड एंडिंग स्टेज दैट इज अ डेथ पीरियड। हम बोल सकते हैं कि आरंभ हुआ, शेष हुआ। हो गया, आपका जीवन का आरंभ कौन सा है, या फिर प्राथमिक आरंभ कौन सा है, प्रारंभ कौन सा है। दैट मीन्स आपका जो प्रारंभिक स्टेज हम बोलते हैं ना, प्रारंभिक अवस्था, तो वो हो गया एक छोटा सा बच्चा। ठीक है, छोटा सा अंडा से ये जन्म हुआ। दैट मीन्स गर्भावस्था से जब बच्चा आया, बर्थ हुआ, तो बच्चा आएगा। सो व्हेन ए मदर गिव्स ए बेबी, सो बेबी इज ये प्रारंभिक और इनिशियल स्टेज, इज इन इनिशियल स्टेज। अभी इनिशियल स्टेज से लास्ट एंडिंग तक चलिए, डेथ, डेथ पीरियड। तो डेथ पीरियड को हम कौन सा स्टेज में बोलते हैं, दैट इज द लास्ट स्टेज और एंड स्टेज। तो इसको ना एक टर्म दिया जाता है। तो डेवलपमेंट कहाँ पे है, ऑलवेज प्रोग्रेसिव होता है। ये स्टार्ट होता है उम्ब से एंड एंड होता है टुम में। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेडली आए हैं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्लीज कॉपी लेके बैठिए एंड वहाँ पे रिवाइज करिए।
मेरे साथ रिवाइज करिए, ओके? जो भी आप सुन रहे हो उसको लिख लिख के रिवाइज करो, जितना आप सुनते हैं। जैसे कॉलेज में लिखते हो ना, मैम ने कुछ बोला, सर ने कुछ बोला, तो रिपीटेडली उसको रिवाइज करते रहते हैं, वैसे टाइप का है। वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। वो रॉन्ग लिखो, स्पेलिंग कुछ भी लिखो चलेगा, बट प्रैक्टिस करो। अभी ये स्टार्ट हुआ उम से, एंड होगा टुम्ब में। टुम्ब मीन्स क्या होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि राजा महाराजाओं को ना पहले दफनाया जाता, तो उसको टुम्ब बोलते थे। अभी के टाइम पे तो लगभग सबको ही वहाँ पे वैसे ही दफनाया जाता है, जैसे कि हमारे कल्चर में नहीं है, हिंदू में नहीं है, जलाया जाता है। फिर भी कुछ कल्चर में है, तो उसको बोलते हैं समाधि। तो ये आरंभ हो गया आपके गर्भ से, तो दैट मीन्स द इनिशियल स्टेज और फ्रॉम द बेबी स्टेज, और दैट इज कॉल्ड द इन्फेंसी पीरियड, जीरो स्टेज। तो वहाँ से स्टार्ट होके ये एंड होता है डेथ पीरियड में। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये क्वालिटी में आप नाप सकते हो इसको, क्वालिटी। सपोज आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है, आप कैसे बता सकते हैं? हाँ, योर डेवलपमेंट इज गुड। गुड आपने बोला ना, आपने तो नहीं बोला कि आपका डेवलपमेंट 100% हुआ है, दैट इज नॉट 100%, और 200% और 1000%, इतना नहीं बोल सकते हम लोग। वो रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर हम परसेंटेज में देख रहे हैं, वो रॉन्ग कंसेप्ट है। उसको आप किस में देख सकते हैं? गुण के हिसाब से, कैरेक्टर, गुणात्मक। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इज गुणात्मक एंड ग्रोथ इज मात्रात्मक। मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव, गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव। याद रहा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है? सो वृद्धि तथा विकास परस्पर सम्मिलित है। दैट मीन्स ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखिए, एक क्लास में आप पढ़ाने जाते हो, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ दिनों के अंदर बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो ये हो गया कि आपका एक लाइफ पार्ट बच्चे बन गए, बच्चों के भी लाइफ पार्ट में आप आ गए, एक पार्ट में। सो ये दोनों भी वैसे ही हैं, मिले जुले हुए हैं। विकास बहुत बड़ा चीज है, उसके एक छोटे से पार्ट में ग्रोथ रहता है। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। सो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है एंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है तो हम इसको बोले मैं कि इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई भी वेट मशीन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स लाइक मेजरमेंट टेप्स, मेजरमेंट एरियाज और स्केल्स, एटसेट्रा। तो वैसे ही यहाँ पे हम बहुत सारी चीज यूज कर सकते हैं एज ए मापक यंत्र। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, तो वैसे भी सुनिए, अच्छा लगेगा एंड याद भी रखिए। मापक यंत्र, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कोई चीज़ को सेंटीमीटर्स में देखना हो, ठीक है? आप लोगों को और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कि सीबीजेड बच्चों के लिए जिनका बायोलॉजी ऑनर्स रहा है, जब वो एग्ज़ाम्स देंगे तो सीबीजेड कम्बिनेशन में देंगे। अगर वो मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स उनका ऑनर्स था, तो वो पीसीएम बच्चे हैं। और आर्ट्स के बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके डिवाइड होते हैं। सो कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशल कोई भी अलग सा सब्जेक्ट नहीं है। कॉमर्स के साथ आप जो पढ़े हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर कुछ पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे में कोई स्कूल में कॉमर्स नहीं होता है। क्लास 1 से लेके 8 9 तक कॉमर्स नहीं है। बहुत ही कम स्कूल्स में कॉमर्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कॉमर्स रहता है 8 9 क्लासेस में, अदरवाइज कॉमर्स है ही नहीं। तो आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट एज ए पास सब्जेक्ट आपने चूज किया है, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपको याद रखना है कि ये जो मापक है ना, दैट इज क्वांटिटेटिव, जो हम मेजर करते हैं, तो क्वांटिटेटिव में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। जैसे कि आपको नाम सब याद रखना है कि आपका क्वांटिटेटिव दो चीज़ों में आप माप सकते हैं। जैसे कि एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है आपका मल्टीपल्स। फ्रैक्शनल जैसे मैं बोलूँ 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। माइनस जब आप वर्ड लगा लेते हो पावर के ऊपर, तो क्या होता है, 1/समथिंग लिखा जाएगा। 1/समथिंग या 2/समथिंग, ऐसे हम लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। बाय जहाँ पे आ गया या डिवीजन सिंबल जहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे हम फ्रैक्शनल वर्ड यूज करेंगे। मल्टीपल्स क्या होता है, 10⁻2, 10⁻1, 10⁻3, ऐसे करके अगर हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अभी वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, दैन फेम्टोमीटर। तो ऐसे करके
पूरे टोटल आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिलेंगे 10। ठीक है, 10 से भी बहुत ज़्यादा है, बट जो एग्जाम्स के तरीके से आता है उसके अकॉर्डिंग 10-10 आपको याद रखना है। उसका भी मैं शॉर्ट दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा सा माइंड में आया तो बता दिया आपको कैसे पढ़ना है इसके लिए। सो अभी देखिए, तो क्वांटिटेटिव है जब इसको हम ग्राम्स में नाप सकते हैं, केजीज में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर्स, या फिर आप वेट है, हाइट है ना, तो फीट में नाप सकते हो, इंचेस में नाप सकते हो। तो ऐसा है, तो एग्जाम्पल क्या है, जहाँ पे हम किसी चीज़ का आकार देख सकते हैं। आकार मीन्स जैसे कि मेरा आकार क्या है, तो मेरे साइज के अकॉर्डिंग नापना पड़ेगा, तो वो सब। या फिर वॉल्यूम, आयतन बोल सकते हैं। अगर एक 5 लीटर का मैंने बोतल लिया एंड उसमें 5 लीटर तक मैंने पानी भर दिया, दैट मीन्स वो पानी का तो आकार वैसा कुछ भी है नहीं डेफिनाइट। तो उसके लिए आप जो वस्तु में डालते हो या जो पात्र में डालते हो, मीन्स डेफिनाइट प्लेस में उसे ट्रांसफर करते हो, वो उसी का क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। तो ऐसा ही चीज़ें हैं। ठीक है, साइज, नंबर, काइंड्स, वेट, पोजीशन, हाइट एटसेट्रा। तो आकार, संख्या, वजन, उपस्थिति, लंबाई, ये सब को मापने के लिए क्वांटिटेटिव होता है। तो उसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो क्वालिटेटिव क्या है, व्हाट इज क्वालिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव में हम देख रहे हैं तो किसी का भी गुण को आप नाप सकते हो, गुण को नाप सकते हो, इसलिए बोलते हैं गुणात्मक। गुणात्मक, इसको बोले मात्रात्मक, मिजरेबल। दिस इट इज मिजरेबल, इट इज नॉट मिजरेबल, इतना याद रखिएगा। मेजर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये जो चेंजेस हैं इसको हम काउंट कर सकते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। उनके जो गुण है, जो आपके विकास के दौरान जो गुण आते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीख गया तो फटाफट वो दौड़ना भी सीख गया। अभी दौड़ते दौड़ते उसका आदत है वो बैठ जाता है, तो ये हो गया एक आदत, हम बोले ना वही उसका गुण है। वो उसके आदत के हिसाब से क्या होता है आप देख सकते हो, या फिर उसको आप समझा सकते हो या समझ पाते हो, ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे आपके अंदर सारी आदत नहीं है, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी के अंदर थोड़ा कम। ओके, तो अभी क्या है देखिए, शारीरिक, देन हो गया आपका फिजिकल, शारीरिक हो गया फिजिकल, मेंटल हो गया संज्ञानात्मक, सामाजिक हो गया सोशल, इमोशनल हो गया सांवेगिक। चेंजेस, चेंजेस को हम बोलते हैं बदलाव। ठीक है, आपके शारीरिक विकास, अभी इसको क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट्स बोलते हैं। एस्पेक्ट्स बोलते हैं मीन्स आपके भाग, विकास के भाग क्या है। अभी विकास के भाग में और भी एक दो वर्ड हमने छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ लिख के हमने एटसेट्रा मारा है, इत्यादि मारा है। तो सामाजिक विकास, सामाजिक विकास मीन्स आप सोसाइटी के साथ कैसे रहते हो, सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हो, सोसाइटी में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ये हो गया। इमोशनल विकास, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास, सांवेगिक मीन्स क्या होता है, आप कितने संवेदता के साथ आप किसी से बात करो, दैट इज इमोशनल। इमोशनली अटैच्ड विद द अदर पर्सन, विथ एनी पर्सन और विद अदर पर्सन। जैसे कि आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मुझे अभी धीरे धीरे जान रहे हो। ठीक है, हमारे अंदर एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है। अभी क्या हो गया, सडनली थिंक कर लीजिए कि मैं चली गई, तो ऑब्वियस है आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में थिंक करेंगे। तो ये हो गया इमोशनली, जो भी आप थिंक कर रहे हो ना, ये आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं है, ये आपका इमोशनल है, बिकॉज आप बॉन्डिंग क्रिएट किए थे, कनेक्शन क्रिएट हुआ बिहेवियर वाइज। अगर ये मेंटल होता, जहाँ पे मेंटल होता वहां पे आप डिसीजन लेते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, टेक ए राइट डिसीजन बिटवीन द टू। ठीक है, दोनों चीज के अंदर एक राइट डिसीजन को चूज करना हो तो वो होता है मेंटल, मेंटल डेवलपमेंट और संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। कभी भी होता है ना, कोई भी सिचुएशन में आके वहां पे दो चीजों के अंदर समझ कुछ नहीं आ रहा है तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा अगर सोच रहे हैं तो वो हो गया मेंटल। अभी ये सारे चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगी ना, उसमें देखिएगा एक एक चीज़ों में ऐसे पूछा जाएगा कि एडोलेसेंट पीरियड में मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का किससे हैम्पर होता है। लो अभी क्वेश्चन में क्या समझ आया, अच्छे से समझोगे तो समझ लोगे कि एडोलेसेंट पीरियड में जब बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो उसके अंदर, हाँ बोलिए। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी वही है मैम, संज्ञानात्मक है। ठीक है, ओके। मेंटल,
कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, जो ये तीनों टर्म्स जो है ना वो इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है। दिस थ्री टर्म्स आर रिलेटेड विद द इंटेलिजेंस पावर और आईक्यू लेवल। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वेसेंट। ठीक है, आपका इंटेलिजेंस पावर कितना है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पावर के ऊपर भी। तो उसके ऊपर जो भी बात होता है या फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है या फिर कोई चीज़ के लिए ज्ञान लेना पड़ता है, यू हैव टू वर्क विथ योर नॉलेज। दैट मीन्स आपको काम करना पड़ेगा आपके दिमाग के ऊपर या फिर आपके आइडिया के ऊपर, क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर। ये हो गया ज्ञान। ठीक है, उस पॉइंट पे संज्ञानात्मक वर्ड यूज होता है। संज्ञानात्मक हिंदी में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी चलते फिजिकल, हम पीछे से आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे हैं। फिजिकल, अभी फिजिकल क्या है? अभी अगर बच्चों से लेके बड़े तक हम देखें तो फिजिकल विकास आपको दिखेगा, शारीरिक विकास आपको दिखेगा। शरीर के हिसाब से देखिए, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, उसके जो सेल्स थे ना, कोशिकाएं थे, उसके शरीर में जो कोशिकाएं थे वो डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। मीन्स मल्टीपल टाइम्स व्हेन वन सेल डिवाइड, सो वी गेट व्हाट वी गेट मेनी और ग्रुप ऑफ सेल्स। मेनी सेल्स बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। अगेन दिस ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज और वेरियस फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द बॉडीली नीड्स। अभी हिंदी में बोलती हूँ। अभी एक कोष अगर विभाजित होता है, मीन्स भाग होता है, तो एक कोष से दो बना, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बनते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अभी तो कोष बन गए, बहुत सारे ग्रुप में कोष बन गए, मीन्स बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। अभी कोशिकाएं जो बन गई तो वो एक एक कोशिकाएं अपने अपने फंक्शन मतलब शरीर के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगी, कार्य करना स्टार्ट करेंगी। तो ये जो कार्य करना शुरू किए तो उसी के दौरान आपके शरीर का विकास होता है, शारीरिक विकास, इसे बोलते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, अभी शारीरिक विकास कहाँ पे आप शो करते हैं? मैक्सिमम टाइम टीनेजर्स में आप शारीरिक विकास को अच्छे से देख सकते हैं, छोटे बच्चों में एंड टीनेजर्स में। जब आपका बच्चा या फिर आप खुद ना 5 से 7 8 साल के थे, कोई भी विकास पता नहीं चलता, बिकॉज आप पढ़ाई में भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, हम खेलने कूदने में भी नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा खेलते नहीं है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, मम्मी के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो उस टाइम में विकास का पता नहीं चलता है। शारीरिक विकास हमेशा बचपन में क्या होता है कि कोई मदर एक बेबी को बर्थ करती है, तो बेबी धीरे धीरे कुछ महीने के अंदर ही थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, वो चलना शुरू करता है। तो उससे आपको पता चलता है कि इसका शारीरिक विकास ठीक चल रहा है। जब टीनेजर्स में आते हैं तो टीनेजर्स में क्या होता है कि उनके विकास को सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ में हम देखते हैं। अभी प्राइमरी ग्रोथ बचपन में ही हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ जब प्यूबर्टी होता है। प्यूबर्टी केसेस कब होते हैं? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि आप जब बड़े हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो अवस्था था, प्राइमरी तक का जो अवस्था था, उससे आप निकल के थोड़ा नेक्स्ट डेवलपमेंट में आप जा रहे हैं। मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स में ये चेंजेस आती हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, थोड़ा हिप बोन, जैसे कि पीछे वाला पिछला पोर्शन जो रहता है, पीठ के नीचे का पोर्शन, वो थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आपके गर्ल्स में होते हैं। और थाइज मसल्स बड़े हो जाते हैं, आपके जो जांग बोलते हैं, जांग के मसल्स वहाँ पे मांसपेशी बड़े हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप थोड़े गर्ल जैसा दिखना स्टार्ट करते हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि वुमेन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा औरतों जैसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आता है। बॉयज में वैसे ही क्या आते हैं, पूरा उनका क्या होता है, फिजिकल चेंजेस उनका मगर बहुत रैपिडली हो जाता है। क्या है, उनका 13 14 साल में कोई चेंजेस नहीं दिखता है, 14 से 15 साल तक उनका चेंजेस बहुत रैपिड रहता है। क्या होता है, सडनली उनका हाइट इंक्रीज होता है, सडनली उनका हाइट के साथ फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं या फिर फेशियल में जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मुस्टच हो गया, वियर्ड हो गया, मीन्स दाढ़ी मूछ, वो सब बढ़ने स्टार्ट करती है, छाती में बाल आने लगते हैं, उनका जो सोल्जर पोर्शन है वो भी बड़ा हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस, वॉइस भी चेंज होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका वॉइस चेंज होता है। गर्ल्स में वॉइस चेंज बहुत ही धीरे धीरे होता है, मगर बॉयज़ में बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी चेंजेस बोलते हैं, जिसमें शारीरिक विकास बहुत ही तेजी की तरफ चलता है, तेजी की तरफ चलता है, अग्रसर होता है। अभी ये हो गया पॉइंट्स।
ठीक है, इतना समझ गए, उसी पॉइंट्स को यहाँ पे सब बोला गया है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बोथ के लिए है। आप एक बार डिफाइन कर दो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम, कोई कुछ पूछ रहा है, प्लीज बिल्कुल। ओके, अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट फटाफट बोलते हैं, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद जानते हैं कि क्या है। यहाँ पे अगर मैंने ओनली डेवलपमेंट लिखा है तो डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये ओनली नहीं है, ग्रोथ का भी है। बट आपको जानना है कि ग्रोथ मैचुरेशन पीरियड तक ही जाता है, वो उसके बाद वो एंड हो जाएगा। मैचुरेशन के बाद ग्रोथ नहीं होता, ओनली विकास होता है। ठीक है, बट आपका यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए सेम है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है, मैं वो बताते चलूंगी। इट इज कंटिन्यूअस, ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है, बट डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यू चलते रहता है, मीन स्टार्टिंग हुआ तो एंड नहीं होगा, ऐसे ही वो ऐसे ही चलते रहेगा, निरंतर है। मतलब इसके अंदर कोई भी सीमाबद्ध नहीं है, सीमा नहीं है, एंडिंग नहीं है, डेवलपमेंट का एंडिंग नहीं है, बट आपका ग्रोथ का एंडिंग है। इट इज सिक्वेंशियल, इट इज सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल मीन्स सीक्वेंस स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, स्टेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस, जस्ट लाइक बच्चों में क्या क्या स्टेजेस है वो भी देखेंगे। इन्फेंसी एक पीरियड है, ठीक है, उसका डिवीजन मैं आज अच्छे से और भी बता दूंगी। इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, वो अब फिर आता है एडोलेसेंस पीरियड, देन एडल्टहुड, ओल्ड एज, इतना है। तो जितना जितना चीज चाहिए मैं सारा बताती हूँ अभी। तो उसके बाद देखिए, इट शोज वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, मेरा ग्रोथ है कि मैं 13-14 साल में बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, किसी और का होगा वो 13-14 में नहीं हुआ, 15 साल में बड़े हुए। ठीक है, लड़कों में क्या होता है, कोई कोई बच्चा 16-17 साल में बड़ा होता है। तो ये चेंजेस रहता है, हर एक के बॉडी में सेम नहीं है। डेवलपमेंट का जो रेट है, दैट मीन्स वो जो क्रमागत अग्रसर होता है, ये क्रम के अनुसार ही होगा। वन बाय वन स्टेज को फॉलो करते हुए ये मूव करेगा। दैट मीन्स वन बाय वन स्टेज को फॉलो करते हुए ये मूव करेगा। ये हमेशा एक स्टेज में लिमिटेड नहीं है। एंड इसका रिदम जो है ऑलवेज चेंज होता है, मेरे में अलग है, आप में अलग है। सेम एज के दो बच्चों को आप रखोगे, माइंड में जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए ना कि वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पे सुन ले तो दो बच्चे को माइंड में एग्जाम्पल के तौर पे ले लेना। अभी दो बच्चे को लेने के बाद आप डिसाइड करना कि ये बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कैसा हुआ था। अगर आपको ना पता नहीं चला कि ये दोनों के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ था, तो आपके लाइफ में आप तो इतने बच्चों को देखे होंगे, आपके दोस्तों को देखे होंगे, तो दो बच्चे अपने दोस्तों में या फैमिली मेंबर्स में ही ले लो, सेम एज वाले, एग्जाम्पल के तौर में। लाइफ आपको एग्जाम्पल का प्रूफ भी मिल जाएगा, रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। अभी एक बच्चा 13 साल में बहुत ही मैच्योर हो गया, बहुत बड़ा दिखता है, वो 13 साल के होते हुए भी वो 15-16 साल जैसा दिखता है। और एक बच्चा वो बहुत ही छोटा दिखता है, 11 साल के जैसे बच्चे के जैसा दिखता है। अभी ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ डेवलपमेंट कभी भी एक जैसा नहीं होता, समान नहीं होता है, उसमें अंतर रहते ही है। और इसको बोला जाता है पेस, रिदम। रिदम इज नॉट इक्वल, पेस इज नॉट इक्वल, पेस इज नॉट सिमिलर, ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आगे इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। आपका जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। सपोज थिंक कर लीजिए कि जैसे कि, हाँ, फ्लैग में देखिए एक आपका अशोक चक्र रहता है, ठीक है, अशोक चक्रों में एक बिंदु रहता है ना, बिंदु के साथ कनेक्ट करते हुए चारों तरफ क्या बनाते हैं हम लोग, और भी 24 ऐसे लकीर खींचते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सोचिए, एक बिंदु से ये आरंभ हुआ, ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ वन सर्कल और वन पॉइंट। बट जब ये एंडिंग होता है ना, जब खत्म होता है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, बट एंडिंग पॉइंट्स मल्टीपल है। तो जनरल टू स्पेसिफिक ऐसा टर्म सुने तो जनरल क्या होता है आपको मैंने बताया। अच्छा, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैंने पूरा बुक का एक जनरल आइडिया दे दिया। अभी क्या करेंगे, ईच पेपर के लिए छोटा छोटा पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे,
पूरा एग्जैक्टली एनालाइज करते हुए, तब क्या होता है, ये स्पेसिफिक हो गया। मैंने ग्रोथ बोला, देन बोला डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट को पढ़ते हुए डेवलपमेंट हो गया जनरल आइडिया। डेवलपमेंट से ईच पॉइंट को हम जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट से शारीरिक विकास, दैट इज अ फिजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में गए, दैट मीन्स भाषागत विकास हो गया। डेवलपमेंट से हम और एक विकास में गए, सांवेगिक विकास में, सृजनात्मक विकास में और संज्ञानात्मक विकास में गए। तो ऐसे टाइप का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इतने टाइप्स के डेवलपमेंट में हमने स्पेसिफाइड किया। इसलिए इसको बोलते हैं जनरल से आरंभ हुआ, स्टार्ट्स विद द जनरल पॉइंट एंड एंड्स विद द स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट चले। हाँ, हेलो, बोले। बहुत सारे पॉइंट से एक पॉइंट को आना, वो स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। उल्टा करिए अभी, एक पॉइंट से आइए। जैसे सुनिए, अभी क्या है, आपका ग्रोथ जो है वो क्या होता है, बहुत सारी चीजों से स्टार्ट करते हैं, वो भी एक पॉइंट पे आके रुकता है, मैचुरेशन में आके रुक गया। बट ये तो कंटिन्यूएशन में चलता है। अभी आप समझे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब पढ़ना स्टार्ट किए क्या पढ़े, डेवलपमेंट पढ़े, एक वर्ड को पढ़ा। अभी डेवलपमेंट से हमने मल्टीपल पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, मल्टीपल पॉइंट्स को स्टार्ट किया एंड एनालाइज करना स्टार्ट किया। अभी मैं स्पेसिफाइड हो रही हूँ एक एक दिशा में, दैट इज मेरा पॉइंट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सब कुछ आ गया, सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़ लिए, ओवरऑल पढ़ लिया। ओवरऑल के बाद एक एक पॉइंट पे इंडिविजुअली मूव किया, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ओके। अभी चलिए नेक्स्ट। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये तो आप जानते हैं, प्रोडक्ट मीन्स कौन सा साइन होगा, यहाँ पे मल्टीपल वाला साइन होगा। सो आपका जो डेवलपमेंट है ना, ये दोनों चीज को मिक्स करके होता है। दैट मीन्स एक होता है हेरिडिटी, उसके साथ रहता है एनवायरमेंट। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिक एंड एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। तो हेरिडिटी से क्या होता है, आपके पेरेंट्स से आपको कुछ कैरेक्टर्स आए, जैसे कि हो सकता है आपका हेयर कलर, आपके बालों के रंग, या फिर आँखों के जो रंग है वो हो सकता है, या पर आपका जो खाने का टेस्ट है वो हो सकता है, आपके शरीर का रंग हो सकता है। तो ये सारे हो गए हेरिडिटी कैरेक्टर। आप कोई चीज़ में पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो आपके पापा में वो कैरेक्टर था कि वो भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो ये कैरेक्टर सब हो गए हेरिडिटी। तो इसको कौन प्रभावित करता है या फिर अफेक्ट करता है, वो हो गया एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अगर ये दोनों पॉइंट मिलजुल के चलते हैं, एक साथ चलते हैं, उसके रिजल्ट से क्या मिलेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हैं बोलिए, जैसे कि ज्योतिष विद्या में करते हैं ना, भविष्यवाणी करता है, वही है। यहाँ पे भी भविष्य के बारे में आप बोल सकते हैं, निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, बट आप कर सकते हैं कि हाँ, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये बच्चा बड़ा होके ये होगा। ये होता है डेवलपमेंट। बिकॉज आपने क्या किया, उसके फैमिली के जितने मेंबर्स थे उनको आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, एंड उसी वजह से आपने ये डिसाइड किया कि हाँ, उसके पापा का हाइट इतना है, माँ का हाइट इतना है, तो पापा के जैसा दिखता है, तो ये बच्चा बड़े होके पापा जैसे बनेगा या फिर पापा जैसा हाइट लेगा। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, प्रेडिक्टेबल। इसको हम भविष्य बोल सकते हैं, भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी के थ्रू इसको बता सके ये हुआ। अभी देखिए, इट शोज कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स। इंटरेक्शन, अभी देखिए ऑल फैक्टर्स के अंदर ये क्या क्या आता है। अभी जो जो आपने एस्पेक्ट्स पढ़े थे, दैट मीन्स आपके जो डेवलपमेंट विकास का जो भाग बोल सकते हो, फिजिकल, P for physical, C for cognitive, S for social, L मेंशन है। मेरा L थोड़ा सा अल्फा जैसा दिखता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। L, दैट इज अ इमोशनल प्लस लिंग्विस्टिक। एंड उसके बाद आया बिहेवियरल। बिहेवियरल, उसको बायोलॉजिकल बोल सकते हो, बिहेवियरल बोल सकते हो। बिहेवियरल प्रॉपर होगा, बायोलॉजिकल बोलने से भी रॉन्ग नहीं चले, रॉन्ग नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे मेरा 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था, PCSEL, इतना इंपॉर्टेंट है, बी स्किप करने से भी चलता है। तो ये 5 टाइप के इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन क्या कहते हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग 5 दोस्त हैं, मेरा नाम फिजिकल है,
फिजिकल शारीरिक विकास मुझ में हुआ, और एक है कॉग्निटिव, और एक है सोशल, और एक हो गया इमोशनल, और एक हो गया लैंग्वेज। ये पांचों अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक डेवलपमेंट पूरा होगा। तो इसलिए बोला गया जो एक साथ मिलके करना या एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करना, इफेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अभी बी क्या है, पी के साथ लिंक्ड है, इसलिए मैंने बोला ये बिहेवियरल भी है और बायोलॉजिकल भी है। जो भी लिख सकते हैं चलेगा, बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बुक में भी मेंशन नहीं होगा, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, पी के साथ ही ज्यादा कनेक्ट होता है। किसी किसी का होता है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर्स थोड़ा सा अलग अलग रहता है, सारे पर्सन एक जैसे नहीं होता है। ये LGBTQ के लिए है। LGBTQ कब आता है, जैसे कि L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वेश्चनेयर ग्रुप। तो ये ग्रुप्स के लिए आता है, तो इसलिए बी ने मैंने मेंशन कर दिया बी को। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट में। अभी देखिए, ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन को याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एल के फ्रैंक, मैं ओनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही डेफिनेशन बोल रही हूँ, बिकॉज ये आपके ना एंट्रांसेस में भी आ जाता है, OSTET में तो आता ही है। क्या है, एक डेफिनेशन देगा, डेफिनेशन देने के बाद मेंशन कर देगा चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में चारों अदर अदर एजुकेशनिस्ट का नाम होगा, वहां पे टिक करना है ये डेफिनेशन किसने बोला था। ठीक है ना, हु सेड दिस। तो ऐसे लिख देने से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए कंसेप्ट को पूरा जान के रखेंगे तो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एल के फ्रैंक 1944, उतना याद नहीं रखना है, छोड़ दीजिए, एल के फ्रैंक ओनली याद रखिए। एल के फ्रैंक ने क्या बोला, द चेंजेस दैट ऑकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट इज नोन एज ग्रोथ। अगर फिजिकल एस्पेक्ट, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट है मीन्स शारीरिक विकास में अगर कुछ भी चेंजेस आता है, मीन्स आपके शरीर के बदलाव में कोई भी चीज इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। शरीर के विकास में, शरीर के विकास के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि हाइट, वेट, वजन, वजन हो गया ना, वजन, लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, सेंटीमीटर में हो सकता है, इंच में हो सकता है, फीट में हो सकता है, ये सारा हो गया, तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस, इतना याद रखिए, हिंदी में ही याद रखिए, फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है। अभी चलते हैं अकॉर्डिंग टू एटी जर्सिल्ड, ओनली जर्सिल्ड याद रखें। जर्सिल्ड क्या है, इन्होंने क्या बोला, मैं बता चुकी हूँ ये पॉइंट, कि पेस ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में क्या होता है कि बच्चों का जो ग्रोथ होता है ना, इन द बिगिनिंग मीन्स प्रारंभिक अवस्था में बच्चों का ग्रोथ बहुत ही तेजी रहता है, तेजी से होता है, मीन्स इट इज वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ चाइल्ड। बच्चों का जो प्रारंभिक अवस्था है, बिगिनिंग स्टेज है, इनिशियल पॉइंट है, उसमें बहुत ज्यादा रहता है, एंड जब वो धीरे 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 परिपक्वता, दैट इज अ मैचुरेशन की तरफ मूव करता है ना, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो ये बोला गया कि ये पहले बहुत ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, और एक पॉइंट में बंद हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है। ग्रोथ का एक निर्दिष्ट समय है, इट इज बेस्ड ऑन एक वन फिक्स्ड पॉइंट, और इट इज बेस्ड ऑन फिक्स टाइम, ऐसा टाइम है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डलॉक। हार्डलॉक, दैट इज अ डेवलपमेंट मींस ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। अभी देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक है, एक ओवरऑल बड़ा सा आइडिया से हम एक छोटे 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 आइडियाज में जा रहे हैं। वैसे ही डेवलपमेंट से शारीरिक विकास हो गया, फिर उससे हो गया इमोशनल, दैट मीन सांवेगिक विकास हो गया, सृजनात्मक विकास हो गया, या संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इसमें जा रहे हैं। तो दीज आर सीरीज ऑफ डेवलपमेंट ना, सीरीज है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ मिला के हमारा डेवलपमेंट होता है। तो द डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच ऑकर्स इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न, इन होगा, अन नहीं है, इन है, in predictable pattern as a result of maturation and experiences। maturation and experience उसके तौर पे रिजल्ट पे हमको मिलता है। क्या है, इतना सारा विकास हुआ तो हम क्या सोचते हैं, हम बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं, हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हमें मैचुरेशन आ रही है, परिपक्वता आ रही है। तो ये हो गया हार्डलॉक का जो डेफिनेशन है। अभी देखिए यहाँ पे एटी जर्सल, टेलफोर्ड एंड सौरे, SAWREW, सॉरी, REY,
Sauri. So SAWREY. Development refers to the complex set of process. ये एक complex set है. मीन्स इसके साथ देखिए ना कितनी सारी चीजें एक साथ मिले जुले हुए हैं. तो complex set of process involved in the emergence of mature functioning organism. एक छोटा बच्चा कैसा है? ब्लैंक स्लेट जैसा. अभी ब्लैंक स्लेट में आप जो लिखोगे वो भर जाएगा, ठीक है ना. अभी वो सारे चीज हमने भर दिए तो एक रिजल्ट तो कुछ मिलेगा ना. तो बच्चा मैच्योर हो गया, ठीक है. मैच्योर हो गया एक छोटे ओवम से. ओवम किसको बोलता है? दैट इज हम अगर एक अंडा को बोल सके तो बोल सकते हैं एक अंडा जैसा है. तो अंडे में क्या है? अभी एक शुक्राणु, दैट मीन्स अ स्पर्म, एंड डिम्बाणु, दैट इज अ एग या ओवम. ओवम को फ्यूज कर लीजिए. फ्यूज करने के बाद एक क्या मिलेगा? एक अंडा मिलेगा. पूरा डेवलप्ड हो चुका है ऐसा अंडा मिलेगा. अभी डेवलपमेंट होने के बाद वो डेवलपमेंट ओनली मदर के बॉडी में ही हो सकता है. उतना डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं जो फिजिकल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं. जो बच्चा बनने का जो डेवलपमेंट रहता है वो मदर के बॉडी में गर्भाशय में हो गया, प्रोसेस में हो गया कंप्लीट. आफ्टर दैट वो प्रोसेस में जब था उस समय से लेके अभी तक का मैचुरेशन पूरा देखिए. खुद को ही आप ऑब्जर्व करिए, समझ लेंगे. आप पहले बचपन में मदर बोलती होंगी ना आप ऐसे थे वैसे थे, बट अभी के टाइम में आप डिफरेंस देखिए. बहुत कुछ पता चलेगा कि आप में एक्सपीरियंस भी आया है, मैचुरेशन हुआ है, आप मैच्योर टाइप के फंक्शन कर रहे हैं. तो ये पॉइंट्स है, हो गया. अभी ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, फटाफट करते हैं. ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस, बोल चुकी हूँ ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है बट डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है. ग्रोथ ऑकर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड. मैं बोली थी एक निर्दिष्ट समय काल तक ही आपका वृद्धि होता है, बट विकास का कोई निर्दिष्ट समय नहीं है. डजंट हैव एनी स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है. ग्रोथ डजंट हैव यूनिफॉर्म पेस. दैट मीन्स ग्रोथ जब होता है ना, वो क्या होता है कि सबके लिए समान जैसा है. समान कैसा है कि सबको सेम स्टेजेस से ही गुजरना पड़ता है. मुझे वही बचपना मेरा था, बचपन के बाद आया बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, अभी मैं एडोलेसेंट पीरियड में, पौढ़ावस्था में हूँ. तो वैसे सबको उसी दौर से गुजरना पड़ता है. बट जब विकास होता है ये अलग अलग हो सकता है. किसी का बच्चे क्या होता है ना, 5 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा ही विकास हो गया, तो वो क्या होता है साथ साथ इतनी सारे पढ़ाई को फटाफट कर लेता है या इतने सारी चीजों को याद रख सकता है. उसी उम्र के बच्चों को और बच्चे देख लीजिए तो उनको याद नहीं रहता. ये होता है कि आपका जो विकास है उसमें चेंजेबल है, चेंजेस आते रहते हैं, एंड वो सब में सेम नहीं रहता, समान जैसा नहीं है, ठीक है. अभी ग्रोथ इज ओनली ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या है? एक पार्ट है, छोटा सा पॉइंट है. मैंने ये पॉइंट को बताया था कि ग्रोथ एक नैरोअर टर्म है, संकीर्ण, आप बोल सकते हैं संकीर्ण टर्म है, या फिर एक छोटा सा पॉइंट है. और आपका जो डेवलपमेंट है ना, विकास है ना, वो बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है. मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना, ओवरऑल चेंजेस आते हैं. अगर लोगों में विकास हो जाए तो उसमें ओवरऑल चेंजेस आते हैं, बट ग्रोथ में सब में सेम नहीं आता, इसलिए छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का. अभी देखिए, फिजिकल मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप. सबका सारे अगर ऑर्गेनिज्म में देखें, ऑर्गेनिज्म में जो भी आपके पास जीवित वस्तुएं हैं, या फिर वस्तु तो उसको नहीं बोलेंगे, जीवित प्राणी हैं, प्राणी जो है उनको अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ में बहुत रिलेशनशिप अच्छा होता है. फिजिकल मीन शारीरिक, और उसके साथ मेंटल दैट मीन संज्ञानात्मक. तो इसके अंदर रिलेशनशिप अच्छा रहता है. ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. अभी पढ़ के आए थे कि ग्रोथ कैसा होगा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएगा, बट आपका जो उसका ऑपोजिट है डेवलपमेंट, जनरल टू स्पेसिफिक होगा. ग्रोथ इज ए सिंबल ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस. ग्रोथ को हम कैसे सिंबलाइज किए, कैसे मापते थे? मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है. डेवलपमेंट मात्रात्मक नहीं है, क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है. तो ये आप क्या समझे यहाँ से कि आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो साइड बाय साइड चलता है, एक जैसा नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, एक दूसरे का पार्ट है बट एक साथ ही चलता है.
ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ग्रोथ कैसे चलता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों है ना, ये दोनों में चेंजेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट ग्रोथ ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है इस पॉइंट पे दोनों सेम है। क्या? दोनों में हेरिडिटी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही इफेक्ट करता है। दोनों मिलके इफेक्ट करते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसमें दोनों के लिए सेम है। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी चलिए ये देखिए, यहाँ पे उसी पॉइंट को हमने क्या किया, समझाया था पॉइंट के हिसाब से, इसमें लिखा था। अभी डिफरेंस भी आपने जाना, क्या क्या डिफरेंस था, और भी डिफरेंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। रुकिए, ये देखिए डिफरेंसेस। अभी आपने पढ़ के आए बहुत सारा चीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस, हम लोग शरीर के हिसाब से ही देखते हैं, बिकॉज शरीर के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, जैसे वजन में, हाइट में, लंबाई में, उसी को मापा जाता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि हो गया किसी का शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ये सब में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, किसके लिए, विकास के लिए इम्प्रूवमेंट आया। एक इंसान खुद सोच सकता है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे बॉडी में, शरीर में चेंजेस आएगा, तो ये चीज हो गया डेवलपमेंट। जो चेंजेस आया वो चेंज है ग्रोथ, बट आपने जो सोचा वो हो गया डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है, और आपका जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव है। इसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका जो ग्रोथ है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होता है, इट बिगिंस विथ कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, मदर प्रेग्नेंट है एंड वो कैरी करती है एक बेबी को, तो वो बेबी जब अंडा में था उस पीरियड से ही ये स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स हिंदी में बोले तो ये गर्भाशय से आरंभ हुआ। गर्भाशय से आरंभ होगा और मैचुरेशन तक जाएगा, मैचुरेशन में एंड हो जाएगा। बट डेवलपमेंट क्या है, ये से टुम तक जाता है। डेवलपमेंट कहाँ से आरंभ होगा, वो भी गर्भ से आरंभ होगा, बट समाधि में जाके अंत होगा उसका। समाधि में मतलब हमारे मृत्यु आने तक ये चलते रहेगी, जब मृत्यु मिल जाए कंप्लीट, डेवलपमेंट एंड हो गई, ग्रोथ मैचुरेशन तक रहेगी। सॉरी। अभी देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेजरमेंट, एक इसको हम तो माप सकते हैं, इसलिए मात्रात्मक बोला गया था, नैरो टर्म है। डेवलपमेंट वाइडर टर्म है, एंड इसको ओवरऑल चेंज में देखा जाता है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म। अच्छा, ଆପଣ ହଁ ହଁ ସେଟା ଲେଖିଦେବେ, ସେଟା ବେଟର୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଯୋଉ ଆଗ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଖୁସି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆଉଥରେ ବତେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହେଲା? ରିଭାଇଜ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ସେଇ ପାଇଁ। ବିକଜ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯଦି ଲେଖା ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ଟା ସେମ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଏକ୍ସାମ୍‌ରେ ମାର୍କସ୍ ସବୁ କମିଯିବ। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେବି, ହେଲା? କିଛି ଜଣ ଏମିତି ଲେଖିବେ, କିଛି ଜଣ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ये जो विकास है, आपका जो विकास मैंने ऑलरेडी बता चुकी थी, वही विकास है हिंदी में। फटाफट करते हैं। शारीरिक विकास को हम पीडी बोले, दैट इज अ फिजिकल डेवलपमेंट। सो बालक के शारीरिक शारीरिक विकास में उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों का विकास शामिल है। दैट मीन्स आंतरिक मीन्स अंदर में, बॉडी के इनसाइड में, बॉडी के इनसाइड में, इसको इंग्लिश में हम लोग इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड आउटसाइड बॉडी पार्ट्स, जो आउटसाइड डेवलपमेंट है, जस्ट लाइक हाइट, देन हेयर ग्रोथ, नेल्स ग्रोथ, इट ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके। तो ये सारे शारीरिक विकास में है। मानसिक मीन्स, देखो मानसिक मीन्स हो गया ना, आप मस्तिष्क यूज करो, ब्रेन यूज करो, कंप्लीटली ब्रेन यूज करे। तो जब ब्रेन यूज होता है तो यहाँ पे क्रिएटिविटी आइडियाज भी आएंगे, क्रिएटिविटी थिंकिंग भी आएंगे। मैं आपको थिंकिंग भी बताऊंगी, थिंकिंग भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
ठीक है। क्रिएटिविटी आइडिया, क्रिएटिविटी थिंकिंग, क्रिएटिविटी जो भी ड्राइंग्स बना लिए, एंड राइटिंग्स हो सकता है, लर्निंग स्किल हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं, दैट इज विचारने का शक्ति। कोई भी चीज़ में डिसीजन लेने के लिए जो एबिलिटी चाहिए वो मानसिक विकास से ही मिलेगा। अ, स्मरण शक्ति, जैसे कि आप रिमेम्बर करके रखते हैं, तो रिमेम्बर जिनको अच्छा होता है तो उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, जिनका थोड़ा सा कम है आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है। ठीक है। अभी देखिए, जो हम बोले सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास को ऐसे भी लिखते हैं संवेगात्मक। संवेगात्मक भी लिखा जाता है, सांवेगिक भी लिखा जाता है, जो आप लिखना चाहें। तो ये इसमें क्या होता है, विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति होती है, मतलब उत्पन्न होता है, जेनरेशन ऑफ डिफरेंट इमोशनल बिहेवियर्स। जस्ट लाइक, जैसे कि किसी को देख के गुड फील होना, किसी को देख के बैड फील होना, कहीं पे हंसी आना, कहीं पे रोना आना, आंसू आना, तो ये सारी जो चीज़ें ना ये इमोशंस में जाते हैं। अभी देखिए सामाजिक विकास, वो तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि समाज में रहना है तो दो तीन चीज़ करना है। द फर्स्ट थिंग, इंटरेक्शन विद अदर पर्सन, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझ मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक साथ एक फैमिली है। ठीक है। एक सोसाइटी में भी बड़ा फैमिली, सोसाइटी इज ए बिग फैमिली, ये एक बड़ा फैमिली है, ये वर्ल्ड भी एक बिग फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है। बट हम लोग को क्या करना है, जब हम दो तीन चीज को फॉलो करते हैं तभी हम फैमिली बनेंगे। एक है इंटरेक्शन रखना, दूसरा है रिलेशनशिप को बिल्ड करना एंड उसको स्ट्रांग बनाना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मीन्स उसको हम क्या देख रहे हैं, शक्ति दे रहे, पोटेंशियलिटी दे रहे कि तुम आगे चलो, ऐसे टाइप का। और एक है एक दूसरे को मान्यता देना, दैट मीन्स मैं तुमको रेस्पेक्ट दूंगी, तुम मुझे रेस्पेक्ट दो, ऐसे टाइप का बिहेवियर शो करना, एंड जो भी सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेना। तो ये सारे बिहेवियर अगर आप लोग कर रहे हो, दैट मीन्स आपका सामाजिक विकास हो चुका है। अभी जैसे देखिए, टीनेजर्स में बहुत कम बच्चे रहते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, इसलिए उस टाइम पे सामाजिक जो विकास है बहुत ही स्लो रहता है, धीरे रहता है। और छोटे बच्चों में तो और भी कम रहता है। जब वो बड़े हो रहे, जैसे कि समाज के लिए आपने पेड़ लगाया, समाज के लिए पेड़ लगाया मीन्स खुद तो ऑक्सीजन नहीं लोगे कि लोगे ना, तो आप भी ले रहे हो, प्लस आपके सराउंडिंग में जितने पर्सन वो भी लेंगे। तो एक साथ आपने थोड़ा थोड़ा करके हेल्प करना शुरू किया, तो ये सारे सामाजिक विकास में आते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, जो मैंने बोला था कि पीरियड है, अभी पीरियड कौन सा आता है, पहले सुनिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उसको याद रखिए कि शॉर्टकट में बता रही हूँ। आपका जो पूरा लाइफ पीरियड है ना, लाइफ पीरियड को हमने डिवाइड किया है दो स्टेज में। ठीक है। पूरे आपके लाइफ पीरियड को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, विभक्त कर दिया। ये दो भाग है, एक होता है प्री नाटल, एक होता है पोस्ट नाटल। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, प्री नाटल होता है गर्भावस्था, प्री नाटल, नाटल मीन्स होता है बर्थ, BIRTH, बर्थ। ठीक है। नाटल से पहले अगर हम देख रहे हैं, मीन्स बर्थ से पहले 9 महीना जो पूरा टाइम पीरियड है 9 महीना का, वो हो गया गर्भावस्था। गर्भ में बच्चा कैसे रह रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसे रह रहा है, वो क्या क्या लर्न कर रहा है वहां पे, मदर से ही जो करेगा मदर से करेगा, इतना सारा चीज। अभी पोस्ट नाटाल में जो गर्भ के गर्भावस्था के बाद, दैट मीन्स जन्म के बाद, बच्चा जन्म हो गया उसके बाद, अभी बच्चा जन्म होने के बाद इतने सारे स्टेजेस आते हैं, यहाँ पे 4 स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है सारे थ्योरीज में भी। इसके बाद जो थ्योरीज आएंगे ना सेकंड यूनिट में, सेकंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है एंड सारे TT एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उससे आप 10-15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं सारे TT एग्जाम्स में, तो उसमें भी आप पढ़ोगे यही 4 अवस्था के ऊपर। बट आपका अवस्था कितना है पता है, टोटल है 5। पोस्ट नाटाल में, पोस्ट नाटाल में 5 स्टेजेस है, पोस्ट नाटाल में 5 स्टेजेस है। अभी क्या हो गया, पहला है इन्फांसी। इन्फांसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद का पीरियड है, तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली यहाँ पे बच्चे जन्म के बाद का समय, जन्म के बाद का समय, तो जन्म के बाद का समय को हम बोल सकते हैं क्या, नवजात अवस्था, नवजात अवस्था, नया बच्चा जन्म होना। ठीक है। नया बच्चा जन्म होना या बेबी, दैट इज अ इन्फेंसी पीरियड। तो इन्फेंसी पीरियड में कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स है, देखिए कौन से पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ सेंसेस, यहाँ पे छोटे बच्चे क्या क्या करते हैं 0 से 2 साल, मतलब
0 to 2 years तक बच्चे क्या क्या करते हैं, यूज ऑफ सेंसेस। यहाँ पे बच्चे, अब इमेजिन करिए आपके घर पे कोई छोटा बच्चा होगा, ठीक है, अभी उसको एग्जाम्पल के तौर पे रख के अभी देखिए, ठीक है। यूज ऑफ सेंसेस, वो क्या करता है, अपना हाथ हिलाते रहता है, आंखों को यूज करते रहता है, ब्लिंक करते रहता है, ठीक है, आंखों को फड़फड़ाना, या फिर ऐसे मरमरिंग साउंड करना, या फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे रोना, क्राइंग, क्विंग, मतलब छोटा छोटा आवाज, जैसे भूख लगा है तो ऐसे क्विंग क्विंग करते हैं ना। जैसे क्विंग मीन्स होता है आधा आधा बोलना, मीन्स वो कुछ बोल रहे हैं उनका लैंग्वेज में हमें समझ नहीं आता, बट उसी को हम मानते हैं कि इस टाइम में उसको भूख लगने से जोर से रोता है, धीरे कुछ करना है, खेलना है तो रोता नहीं है, सिर्फ आवाज निकलता है। तो ऐसा स्टेज है। उसके बाद क्या हो गया, इमिटेशन। अभी के बच्चे देखिए, अभी 0 में आप थे जब ये था, बट 2 साल होते होते तो बच्चे बहुत सारे सेंस ऑर्गन यूज करने लगेंगे। हाथ का यूज करना, मुंह का यूज करना, बातें करना, आंखों आंखों से देखना, बहुत कुछ सीख लिए। अभी इमिटेशन मीन्स होता है कॉपी करना। कॉपी करना क्या होता है, पापा मम्मी को जैसे देख रहे हो वैसे ही सेम टाइप का बिहेव आप भी करोगे। आप सोच लो कि आप 2 साल के हो, ठीक है, आप 2 साल के हैं, तो आप बचपन में क्या करते थे, पापा ऐसे कपड़े पहनते ऑफिस जाते मैं भी जाऊंगा, ऐसा होता था। अगर बॉय है, अगर गर्ल है, मैं मम्मी जैसी सुंदर बनूंगी, ठीक है, मम्मी जैसी कुकिंग करूंगी, तो उसको खिलौने वाले कुकिंग वाले ये दे दिए, वो कुकिंग करते रहते हैं, ऐसा सारा। तो ये हो गया इमिटेशन। इसके बाद इस स्टेज को बोलते प्ले एज, खेलने का उम्र। इसी एज में बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। एंड उसके साथ मैंने बोला था ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स छोटे जब बच्चे रहते हैं उसको आप क्या करते हो, एक एक ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को दे देते हो, वो हाथ में पकड़ के ऐसे घुमाते रहता है, या फिर उसको खेलते रहता है वो चीज़। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, छोटे बच्चों को मैंने जितना देखा है कि उनको खेलने के लिए मिट्टी का सामान देते, बट अभी तो हम प्लास्टिक का दे देते हैं। तो प्लास्टिक का सामान हो या मिट्टी का सामान, बच्चों को अगर कोई भी चीज़ दो ना, वो मुंह में डाल देता है डायरेक्ट। तो ये बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। इसके ऊपर के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, पकड़ेंगे चीज़ों को, पकड़ के उसके कैसा आकार है, दैट मीन साइज शेप को नोटिफाई करने लगते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, क्या है ये, क्यों है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते रहते हैं। ये 2 साल के करीब होता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने VII लिखा है, ठीक है। तो VII जो लिखा है, तो ये हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड। अभी कौन से चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं हम लोग, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में अगेन 2 स्टेजेस आते हैं, एक हो गया अर्ली चाइल्डहुड, एक हो गया लेटर चाइल्डहुड। दैट मीन्स हो गया अर्ली बोल लिए तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व बाल्यावस्था, अगर लेटर बोल लिए तो इसको बोलते हैं उत्तरा बाल्यावस्था। उत्तरा, पूर्व, यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं आएगा। उत्तरा मीन्स बाद में, जो पूर्व हो गया पहले, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल के बच्चे को देखना है। 3 से 6 साल के बच्चों को देखिए, वो टॉय एज है। कहीं पे भी बच्चे जाएंगे ना, अपने डॉल को हो गया, या फिर जो हीरो वाले टॉयज होते हैं ना, कोई भी एक बैटमैन का या सुपरमैन का अगर टॉयज दे दो बच्चों को, या कार दे दो, तो उसको पकड़ पकड़ के घूमते रहते सारे जगह पे, स्कूल जाए जहां भी जाए वहां पे पकड़ के जाएंगे। तो ये हो गया टॉय एज। प्ले एज हो गया 0 to 2 years में ही आया। चाइल्डहुड के पीरियड में, पहला पीरियड में 3 से 6 साल के अंदर टॉय एज आया। ये जो उम्र मैंने साइड में लिखा है, इसको बहुत अच्छे से माइंड में याद करके चलिए। 0 to 2, 3 to 6, 7 to 11, 11 to 18, कहीं कहीं पे 11 to 19 भी है, ठीक है। अभी अर्ली चाइल्डहुड के सेकंड पॉइंट में आते हैं, दैट इज प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज मीन्स स्कूल से पहले का उम्र। अभी स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो अभी कौन से स्कूल में बच्चे जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, किंडर गार्डन में जाएंगे, वहां पे बच्चे खेलेंगे, लर्न करेंगे। तो ये हो गया प्री स्कूल स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्री गैंग एज। कौन सा पीरियड है, प्री गैंग एज। प्री गैंग मीन्स गैंग बनाने का उम्र जो रहता है, उससे पहले का, पूर्व गैंग एज। अभी पूर्व गैंग एज मीन्स क्या होता है ना, 6 साल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अच्छे से पहले के टाइम का है ना ये, तो 6 साल से पहले तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, प्ले स्कूल जाते थे, थोड़ा बहुत स्कूल जाते थे, अदरवाइज नहीं जाते थे। तो 6 साल से उनका एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होता है।
तो वहाँ पे बच्चे दोस्त बनाना सीखते हैं, उनके साथ घूमना सीखते हैं, उनके साथ खेलना सीखते हैं अच्छे से। कौन-सा गेम क्या है उसको समझते हैं, तो इसको बोलते हैं प्री गैंग एज। लास्ट पीरियड दैट इज़ अ क्रूशियल स्टेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों का लैंग्वेज डेवलप्ड होता है, 3 से 6 साल के अंदर बच्चों का लैंग्वेज डेवलप्ड होता है। तो ये स्टेज कौन-सा हो गया? जैसे कि मान लीजिए आपको अभी कुछ-कुछ वर्ड्स तो आ गए बिकॉज़ 2 साल तक आप 200-300 वर्ड तो लर्न कर लोगे, ठीक है? अभी क्या हो गया 2 साल के बाद जब वो स्कूल गया तो स्कूल में अगर टीचर जो-जो लैंग्वेज बोलेंगी वो सीखते रहेगा। अगर वो बाहर से या घर पे कोई झगड़ा हो रहा है एंड उसमें वो स्लैंग सुनता है एंड खराब लैंग्वेज जो सुन रहा है, तो वो क्या करेगा उसी को बोलना रिपीट करता है एंड उसको बहुत सारा डाँट भी पड़ जाता है इसके लिए। ठीक है? तो ये चीज़ समझ के रखिए कि इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलप्ड होता है। भाषागत जो भी विकास है वो इसी स्टेज में होता है। अभी देखिए लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 साल के लिए है। ये इसमें क्या बोलते हैं ना, 7 से 11 साल में तो बच्चे स्कूल में रहते हैं इसलिए इसको स्कूल एज बोलते हैं। इसको गैंग एज भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ही मिलजुल जाते हैं एंड उनके साथ अपना एक पार्टी बनाते हैं या फिर गैंग बनाते हैं। उसके बाद इस टाइम पे ना बच्चे तर्क करना आरंभ करते हैं, दैट मीन्स अ लॉजिकल थिंकिंग। कोई भी चीज में लॉजिक लगाना, थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी चीजें हो बट उसमें लॉजिक लगाना, तो वो चीज इसमें आरंभ हो गया। तो नेक्स्ट में क्या होता है देखिए, लॉजिकल एज हो गया, लॉजिकल थिंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस पीरियड। अभी एडोलेसेंस पीरियड में क्या होगा, अभी एडोलेसेंस में कौन लोग हैं, हम सब हो चुके हैं, पार हो चुके हैं एडोलेसेंस से, हम एडल्टहुड में आ गए हैं। बट एडोलेसेंस में जो लास्ट की तरफ का पीरियड होता है ना, पहले के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं अभी लेटर, हम लोग लेटर एडोलेसेंस में है। लेटर एडोलेसेंस एडल्टहुड को ही माना जाता है। सो एडोलेसेंस में 11 से 18 साल, 11 से 18 साल आता है, तो दैट इज कॉल्ड किशोरावस्था। ठीक है, टीन एजर्स का पीरियड याद रखिएगा। 19 तक भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। 11 से 18, तो 11 से बोले तो ये तो टीन एज में नहीं आया, 11 12 तो वो उसको हम टीन ही नहीं पकड़ते, उसको बचपन में ही हम डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे 12 से 18 लिख सकते हैं, 13 से 19 लिख सकते हैं, ऐसे डिविएशन आ सकते हैं। कहीं पर भी अगर 1-2 साल का डिफरेंसेस आपको दिखे ऑप्शन में, तो प्लीज करेक्टली सिलेक्ट करें। ठीक है, मैंने दो चीजें बोला, एक जगह पे अगर लिखा रहे कि 7 से 10 साल और एक जगह पे लिखा रहे 7 से 11 साल, तो आप 11 साल को टिक करेंगे फॉर लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, वैसे ही अगर एडोलेसेंस में आया 11 से 16 साल और 11 से 19 साल, तो 11 से 19 साल को आप टिक करेंगे, ऐसा चीज देख के चलेगा। सो एडोलेसेंस को और क्या बोलते हैं बोलिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। मीन्स यहाँ पे ना मन में पूरा तूफान चलता रहता है हर एक चीज के ऊपर। हमारे खुद के आइडेंटिटी को लेके भी हम शक में आते हैं कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, मुझे क्यों रखा गया है, मुझ में क्या ऐसा है, क्यों मैं हूं यहाँ पे। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मेरे सराउंडिंग में चल रही है वो क्यों हो रहे हैं, हम अपने ही काल्पनिक दुनिया में ही ज्यादा रहते हैं टीनेजर्स में। तो ये ईगोसेंट्रिक भी थोड़ा है, खुद के बारे में अकेले हम सोचते रहते हैं। स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रोम वाला एज है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। एंड इमेजिनेशन करते हैं, काल्पनिक अवस्था में रहते हैं। हो गया। अभी इसके बाद फटाफट चलते हैं प्रिंसिपल्स में, जो आप लोग ऑलरेडी कुछ कुछ जानते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, कोई किसी को पूछना है कुछ? आपका वॉइस थोड़ा इको हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज अगेन, प्लीज आस्क अगेन। अच्छा, nature never change, that is a nature means heredity and nurture means environment. Simple, these points are very simple. That is nature into nurture.
नर्चर कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इक्वली ट्रीट करता है एवरी पर्सन को। एवरी पर्सन बिफोर द एनवायरनमेंट वी आर सेम। वी आर सेम बिफोर द एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक वी आर सेम बिफोर द लॉ। वैसे हम सब सेम है बिफोर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कभी भी डेविएट नहीं करता है, किसी के लिए चेंजेस कुछ भी नहीं आता। बट नेचर चेंज होता है थोड़ा बहुत। किस अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मेंशन है नेचर नेवर चेंज मेंशन है, बट किस अकॉर्डिंग चेंज होता है वो भी बता रही हूँ। जैसे कि मेरे पेरेंट्स का कैरेक्टर है तो आपके पेरेंट्स का कैरेक्टर तो सेम नहीं रहेगा ना। वो हो गया फैमिली बेस्ड, ये चेंज होता है। फैमिली बेस्ड ये चेंज होता है। अदरवाइज ये अगर हम लोग बच्चों का डेवलपमेंट जब देखते हैं ना, ओनली फैमिली टू फैमिली देखते हैं, मीन्स फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज के विद इन नहीं देखते हैं, एक फैमिलीज में ही चेक करते हैं। इसलिए बोला गया कि नेचर नेवर चेंज, दैट इज हेरिडिटी नेवर चेंज। हेरिडिटी इज ट्रांसमिटेड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हेरिडिटी जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र, ठीक है, वो एक फैमिली से आता है। दैट मीन्स पेरेंट्स के थ्रू वो आया, आके बच्चों में जाता है। अभी बच्चे भी सेम टाइप के बिहेव करेंगे, वही कैरेक्टर उनके जब बच्चे होंगे वैसे जाएगा। तो इसलिए बोला गया एक फैमिली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 10 फैमिली के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि ये चेंज होगा कि नहीं, ऑब्वियस ये चेंज होगा तब। ठीक है, क्वेश्चंस को देख के करिएगा। अगर विद इन ए फैमिली हो या नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा गया कि नेचर चेंज होता है कि नहीं, दैट मीन्स व्हाई नेचर इज रिमेनिंग सेम फॉर एवरी टाइम। दैट मीन्स ये पॉइंट्स आया तो वहां पे ऑप्शन में अगर आया कि विद इन ए फैमिली और डिफरेंट फैमिलीज, ऐसा कुछ टाइप्स का आया तो विद इन ए फैमिली हुआ तो ये करेक्ट होगा। अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बोले डिफरेंट फैमिलीज के अंदर नेचर सबका सेम है, ऑब्वियस नॉट, ये नहीं हो सकता। मेरी फैमिली का नेचर आपके फैमिली से मैच नहीं करेगा। नर्चर एवरी टाइम सबके लिए सेम होता है, एनवायरमेंट तो सबके लिए सेम है। अभी देखिए, एनवायरमेंट ना डायनामिक नेचर भी शो करता है। क्या है एनवायरमेंट? सबके लिए सेम है मीन्स सेम टाइप का वो प्रोडक्ट देता है, बट सेम टाइप का प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आ सकता है। जैसे कि हो गया राउरकेला का टेम्परेचर अलग है तो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर अलग है, राजस्थान का टेम्परेचर अलग है, तो टेम्परेचर वेरिएशंस आया तो वो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप उतना याद नहीं रखें। एक वर्ड है बस, नेचर एंड नर्चर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमने बोला इसको याद रखेंगे। हेरिडिटी, एनवायरमेंट, इसको याद रखेंगे और ज्यादा नहीं चाहिए। अभी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? प्रिंसिपल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर देखते हैं। अभी पढ़ के भी आए थे वही पॉइंट्स है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मीन्स ये याद रखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंशन्ड है, तो कुछ पॉइंट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ होगा, अदरवाइज डेवलपमेंट के ऊपर ही हम फोकस करते हैं बिकॉज ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। तो इसके लिए ग्रोथ के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, पूरे बुक में हम डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, सो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, मीन्स इट स्टार्ट्स विथ ऊम्ब, एंड्स विथ टुम्ब। दैट मीन्स ये गर्भाशय से शुरू हुआ एंड समाप्त होगा समाधि पे, ऐसा टाइप का। सो ये हो सकता है कि किसी पीरियड में स्लो हो फिर फास्ट हो। ग्रोथ सबका तो सेम नहीं है, वैसे डेवलपमेंट भी सबका सेम नहीं है। ये किसी पीरियड में बहुत फास्ट हो गया, किसी पीरियड में स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया, ऐसा टाइप का हो गया। अभी रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। प्लस आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसा है, मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसा हो गया? ऑब्वियस नहीं, सबका अलग अलग है। इसलिए बोला गया ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? कहाँ पे आप यूनिफॉर्म पहनते हैं? स्कूल में। क्यों पहनते हैं? सबको इक्वल दिखने के लिए। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मीन्स इक्वलनेस नहीं है। आप में जिस रेट में होगा, जिस दर के साथ आप में वृद्धि तथा विकास होगी, मेरे में नहीं होगी। यही है, the rate of growth and development is not uniform at all times. It proceeds more rapidly in the early years of life but slow down later stage. पहले के टाइम पे मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उस टाइम पे बहुत फास्ट हो गया, फिर थोड़ा स्लो, फिर थोड़ा सा टाइम के लिए फास्ट हुआ, जैसे कि टीनेज खत्म होने आ रहा है तो उसके बाद फिर से स्लो हो गया।
ऐसा टाइप का चलता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी मैंने बताया कि हम लोग सेम नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट का रेट भी अलग अलग होगा। हो गया। देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्या है? जैसे कि मैं बैठती हूँ, चलती हूँ, तो ये हो गया एक टाइप का पैटर्न। अभी बोलिए पैटर्न हम सब में सेम है कि नहीं? ऑब्वियस हम सब में ना पैटर्न इक्वल जैसा है, इक्वल है। क्यों बोले? मैं जैसे खड़ी रहूंगी, मैं जैसे चलूंगी, आप भी वैसे ही खड़े रहेंगे चलेंगे, ठीक है ना? मीन्स प्रोसेस है सेम ना। मुझे चलना है तो मुझे पहले खड़ा होना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। तो आपको भी चलना है तो आप भी पहले खड़ा होंगे फिर चलेंगे। तो ये हो गया पैटर्न। दैट मीन्स ग्रोथ का जो पैटर्न है कि मुझे पहले इन्फांसी पीरियड में जाना है, उसके बाद मुझे चाइल्डहुड स्टेज दैट इज बाल्यावस्था में जाना है, पूर्व बाल्यावस्था, देन उत्तरा बाल्यावस्था, फिर मुझे जाना है एडोलेसेंस में, फिर मुझे जाना है एडल्टहुड में, देन ओल्ड एज में आना है। तो ये सबके लिए सेम है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं बूढ़ा नहीं रहूंगा, ठीक है, या फिर मुझे ये टीन एज में नहीं जाना, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबके लिए ये सेम है, तो इसको बोलते हैं पैटर्न। हमारे लिए पैटर्न सेम है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये तो आपने ऑलरेडी जाना, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आप ये बोलिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी थी, रुकिए। तो इस पेज में नहीं है, दूसरे पेज में है, मैं वो भी दिखा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे समझ लीजिए पहले। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेट करना मीन्स मिक्सिंग करना। अच्छा, आप जैसे जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, या फिर होल टू पार्ट मीन्स कंप्लीट एक थिंग से छोटे छोटे पार्ट में जाना, ठीक है। मैं पहले आपके घर गई, फिर क्या की, आपके हर एक रूम पे गई। तो ये हो गया क्या? पूरे घर को पहले देखा, फिर एक एक रूम पे गई। वैसे टाइप का आइडियाज भी होते हैं। पहले हमने जनरल आइडिया लिया सारी चीजों के ऊपर, उसके बाद पर्टिकुलर एक एक चीज से हम पर्टिकुलर चीजों में जा रहे हैं कि ये आइडिया इतना बड़ा था तो इसके एक पार्ट में चलते हैं, कितना मिलता है, ठीक है। वैसे ही होता है डेवलपमेंट का, बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी बोलिए, ईच पार्ट्स के अंदर रिलेशन है कि नहीं? ऑब्वियस, दे आर इंटर रिलेटेड और इंटीग्रेटेड मीन्स एक साथ मिलजुल के ही होता है। हाँ, पहले हम पार्ट में देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट जब आएगा ना सब मिल के ही आएगा, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि इंटीग्रेशन के लिए और मैं अगर देखूँ तो बोल सकती हूँ, जैसे हाँ, मुझे खाना खाना है तो खाना खाने से पहले बहुत सारे स्टेप्स है ना। जैसे एक फंक्शन करना है कि मुझे एक ही फंक्शन है कि मुझे खाना खाना है, बट इस फंक्शन के लिए मुझे मल्टीपल फंक्शंस अगेन चूज करने पड़ेंगे। दैट इज मुझे उठ के जाना है, बैठना है कहीं पे, सब्जी काटने हैं, खाना बनाना है। तो इतना मल्टीपल फंक्शंस करने के बाद एक फंक्शन तक पहुंचोगे। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत सारे कामों को मिला के एक काम को कंप्लीट करना, वो हो गया इंटीग्रेशन। अभी इंटर रिलेशन जो बोली, जैसे कि सोशल, मेंटल, इमोशनल, जो भी हमने एस्पेक्ट्स पढ़े, भाग पढ़े, विकास के भाग पढ़े, तो वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, रिलेशन उनके अंदर है, कनेक्शंस हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। अगर कोई चीज के विद इन कुछ हो, दैट मीन्स मेरे ही बॉडी के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो ये हो गया इंट्रा। इंट्रा। अगर दूसरे दूसरे चीजों के अंदर हो रहा है तो इंटर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, तो इंटर स्कूल मीन्स इन बिटवीन द टू स्कूल्स कोई एक कंपटीशन चले, तो उसको बोलते हैं इंटर। अगर बोला जाए एक ही स्कूल के अंदर कंपटीशन चल रहा है, तो एक स्कूल के अंदर ही चल रहा है मीन्स तो इंट्रा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आया इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ऑलरेडी हमने किया था कि ये भविष्यवाणी आप कर सकते हो कि ये बच्चे का पेरेंट्स ऐसा है तो उनका बच्चा ऐसा बन सकता है, ये प्रेडिक्ट है, ठीक है। आप उसके बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन को देख के मीन्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन करना, किसी चीज को अच्छे से एनालाइज करना या समझना, उसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन मीन्स दिशा देना। क्या करते हैं बताइए? यहाँ पे ना जब डेवलपमेंट, आप विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो विकास की दिशा सिद्धांत, दैट मीन्स दिशा का सिद्धांत, ये एक डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? कि ये पहले तो स्टार्ट होगा कि
आपका बुद्धि का दर कितना है, मीन्स आपका जो मेंटल पावर है वो कितना है, क्या है, आप अच्छे से करते हैं कि बड़े से कर रहे हैं, या फिर ठीक से कर रहे हो कि नहीं। तो ये चीज के लिए मैंने एक आपको मेंटल डेवलपमेंट में भी दो चीजें पढ़ाई थी पार्ट में। क्या था वो? दैट इज फाइन मसल डेवलपमेंट, या फाइन मसल डेवलपमेंट के साथ और एक था ग्रॉस मसल डेवलपमेंट, दैट इज लार्ज एंड फंडामेंटल मसल्स बोलने से ग्रॉस हो गया इन टोटलिटी। जब भी आप डायरेक्शन मीन्स आप अपने चीज़ों को यूज़ करते हो ना, जैसे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, तो आपके पैरों को आप कौन से काम में लगाते हैं? चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बैठने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि आपके जो पैरों के बड़े बड़े से मसल्स हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एंड लार्ज मसल। बड़े बड़े से मांसपेशी है, वो सब यूज़ किया जा रहा है बड़े काम के लिए। जैसे कि हाथों के बड़े मसल्स हैं, आर्म्स के मसल हो गए, या फिर आपके कंधे के मसल्स होगी, ये सारे बड़े मसल्स हैं। तो बड़े मसल्स क्या कहते हैं, एक टोटलिटी में बड़ा बड़ा काम करेंगे। बट अगर आपको कोई छोटा काम करना हो तो आपकी उंगलियों को आप यूज करते हैं। तो उंगलियों में जो मसल्स है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, आप अपने उंगलियों को मोड़ सकते हैं, मोड़ के मुट्ठी बना सकते हो, ठीक है। सो ये जो उंगलियों में मसल्स है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। अभी फ्लेक्सर्स मसल्स यूज करते हैं, सॉरी, फ्लेक्सर्स मसल यूज किया जाता है कोई चीज को लिखने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट मीन्स आपका जो विकास है ना, विकास का आप दिशा दे सकते हो। मीन्स आपको कौन सी चीज में क्या यूज करना है, वो भी आपका विकास ही आपको बताता है। नहीं तो आप क्या करते हैं, आपके हाथ होते हुए भी पैरों से आप लिखते हैं, आपका हाथ सही सलामत है फिर भी आप पैरों से लिखते हैं, तो ये होता गड़बड़। क्या आपका विकास आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा है, बट आपका विकास सही दिशा दिखा रहा है कि आपके छोटे मसल्स को आपको कोई चीज़ों को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। एंड बड़े मसल्स को आप यूज़ करते हैं चलने के लिए, कोई चीज़ को किक करने के लिए, दौड़ने के लिए, या फिर कुछ चीज़ों को उठाने के लिए आप यूज़ करते हो। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट आया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। ये थ्री टाइम्स हो गया कि डेवलपमेंट कैसा होता है कि वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट दोनों को मिक्स कर दे तो आपको डेवलपमेंट बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। मीन्स आपको जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से आपके पास आ रहे, उसके साथ कुछ तो इफेक्ट है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। तो इस वजह से ये जॉइंट प्रोडक्ट है, दोनों को मिक्स करके आपको डेवलपमेंट प्रॉपर मिलता है। अभी देखिए डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ये स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। अभी ये इस चीज को जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे पीडीएफ में चलते हैं। जब दूसरे दूसरे डेवलपमेंट्स आते हैं तब क्या होता है, ये और लीनियर नहीं रहता, उसमें कर्व्स आते हैं या फिर क्या आते हैं, स्पाइरल थिंकिंग्स आते हैं। तो स्पाइरल चीजें कब होती हैं, जब मुड़ जाती है एक चीज के साथ मल्टीपल चीजें जब मिल जाती हैं उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। सिंपल में मैं लीनियर मूव नहीं कर सकती। ऐसा देखिए, मैं आज सुबह उठी, सुबह उठी तो ये हो गया सीधा सीधा। मैं आज सुबह उठने से पहले और भी बहुत कुछ सोची, मैं पढ़ूंगी, ये वो करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी। तो ये क्या हो गया ना, आपका पाथ सीधा नहीं था, आपका पाथ, थिंकिंग का भी जो पाथ था वो ऐसा ट्विस्टेड होते गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरल, ठीक है। तो आपका जो भी डेवलपमेंट है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, वो स्पाइरल है, बिकॉज ये बहुत सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को लेके चलता है, एक साथ मिलजुल के चलता है। तो ये लीनियर नहीं हो सकता, सीधे सीधे नहीं हो सकता। ये क्या होगा, एक साथ ऐसे चलेगा। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऐसे देखिए, जो पॉइंट्स वहाँ पे नहीं थे वो पॉइंट्स को लेके मैं बताऊंगी, ठीक है। ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट्स को जान लेंगे तो प्रिंसिपल्स भी खत्म हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आप एक मतलब पूरे सेट के 60-70 क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए तो अभी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डेवलपमेंटल डायरेक्शन क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये ऑलरेडी डायरेक्शनल डेवलपमेंट हमने किया था, बट वहाँ पे थोड़ा सा था, तो मैंने यहाँ पे और भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है। जैसे कि ये बोला गया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन दो टाइप्स के हैं। क्या? दो टाइप्स के मीन्स दो भाग में विभक्त है। तो फर्स्ट वन इज द सेफालोकोडल प्रिंसिपल। सेफालोकोडल देखिए, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बीइंग बना लिया,
ठीक है, एक छोटा सा बना लिया। अभी देखिए यहाँ पे इसका सर है, तो यहाँ पे इसके पैर। अभी कोई भी डेवलपमेंट अगर सर से पैर तक होते हैं तो उसको बोलते हैं सेफालोकोडल। सेफालो, ये सेफालो वर्ड आता है ब्रेन के लिए, सर के लिए। एंड कोडल मीन्स टेल, मीन्स आपके पूंछ के पोर्शन। हमारे में तो पूंछ है ही नहीं, तो हमारे पूंछ के जगह हमारे क्या है, पैर है। दैट इज टो पोर्शन और द फीट पोर्शन। तो इसलिए बोले गए ब्रेन टू फिट या ब्रेन टू टो, हो गया। और हेड टू टो भी बोल सकते हो, ब्रेन टू फिट लिखोगे या फिर हेड टू टो। क्या लिख सकता है, हेड टू टो। जिसने भी नोट्स लिख लिया है वहां पे मार्क कर दीजिए, हेड टू टो भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में कहीं पे थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, हिंदी में तो सर से पैर ही होगा, उसका और कोई हो नहीं सकता, इंग्लिश में हो सकता है हेड टू टो, देन वहां पे उसको टिक करना है। इसका एक क्वेश्चन आता ही है, मैक्सिमम मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं उसमें मैंने 5 टाइम्स मुझको मिल गया, ये क्वेश्चन 5 टाइम्स मुझको मिले हैं। ठीक है, तो ये सेफालोकोडल से एक क्वेश्चन आता ही है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया कि इसका डेवलपमेंट ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलो इसका डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ जा रहा है या पैर से सर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा कोई भी डेवलपमेंट उल्टा नहीं आता, सर से पैर की तरफ ही जाएगा। अभी नेक्स्ट आया प्रॉक्सिमो डिस्टाल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिस्टाल क्या है, जैसे कि सर का बीच का हिस्सा, तो उसको तो आप सेंटर पकड़ेंगे। अभी स्प्रिंग वाला याद आया, तो वही है। देखिए अब क्या, अभी आपका डेवलपमेंट चल रहा है, तो डेवलपमेंट जब चल रहा है ना, सेंटर टू पेरीफेरी। अभी कोई चीज का बीच का हिस्सा अगर पकड़ो तो वो सेंटर है, अगर उसके बाउंड्री हिस्सा पकड़ो तो वो पेरीफेरी बोलते हैं। आपके बॉडी के जो सराउंडिंग स्किन है ना, जैसे कि आपका चेस्ट पोर्शन हो गया या फिर आपके पीठ के पोर्शन हो गया, हैंड्स पोर्शन हो गया, वो हो गया पेरीफेरी। आपका जो बीच का पोर्शन है, जैसे कि आपका खाने का जो पाइप है, ठीक है, फूड पाइप है, वेंट पाइप है, वो सारे बीच का पोर्शन है, तो उसको बोल लिए हमने सेंटर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, आपका डेवलपमेंट अगर शरीर के अंदर से बाहर की तरफ आता है, शरीर के अंदर से बाहर की तरफ आया, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टाल या फिर सेंटर टू पेरीफेरी। अभी प्रॉक्सिमो डिस्टाल के वर्ड के हिसाब से मैं बता देती हूँ। प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो या फिर प्रॉक्सिमल, ये वर्ड अगर कहीं पे सुने तो वो होता है कि आपके बॉडी के पास का अंग कौन सा है, पास का पार्ट कौन सा है, जो जॉइंट है, दैट इज योर ब्रेन और हेड और सर जो बोल सकते हैं आप लोग। तो ये सर आपके बॉडी के पास लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सर। और आपके बॉडी से मिडिल बॉडी मीन्स आपके नेक से लेके पेट तक का पोर्शन को हम बोलते हैं मिडिल बॉडी। मिडिल बॉडी से पास है सर, दूर है पैर, तो इसको बोला जाता है डिस्टल। डिस्टेंस में अगर आपके बॉडी से कोई डिस्टेंस में कोई चीज हो उसको डिस्टाल बोलेंगे, अगर प्रॉक्सिमल हो, पास हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमो या फिर प्रॉक्सिमल बोलेंगे। तो प्रॉक्सिमो डिस्टाल मीन्स सर से पैर, अगेन वही सेम आ गया, हम सर से पैर चलेगा या फिर अंदर से बाहर की तरफ सेंटर टू पेरीफेरी चलेगा। तो ये हो गया आपका दिशा। इंटीग्रिटी में यही बताई थी मैं, दैट इज मेनी फंक्शन वन फंक्शन। अगर एक काम करना है, जैसे मुझे खाना बनाना है, भूख लगा है, तो मुझे भूख लगा है, खाना खाना पड़ेगा, तो उससे पहले मुझे उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सब्जी काटने पड़ेंगे, कुकिंग करना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ मिलाओ तो एक फंक्शन कर सकोगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, और बोल सकते हैं संपूर्णता का सिद्धांत। हो गए, ये सारे प्रिंसिपल्स थे। अभी देखिए फैक्टर्स, आप लोग बोले थे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ना फैक्टर्स में अगेन बहुत सारे जो चीजें थे हमने सब कर लिया है वैसे में, फिर भी देखिए धीरे धीरे हम बता रहे हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के हैं। एक हो गया इंटरनल फैक्टर, एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। जो आपके शरीर के अंदर चेंजेस लाते हैं, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको हम इंटरनल फैक्टर बोलेंगे। अभी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दे दिए, उसमें बोला जाएगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर। नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर, एन लगाएगा ना, नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर। अगर नॉट लगाया गया मीन्स नेगेटिव आया, तो ये एक्सटर्नल नहीं है तो इंटरनल होगा ना, नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये सारे ऑप्शंस में इंटरनल को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है कि एक्सटर्नल को सेपरेट करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फंक्शन। जो ऑप्शंस रहेंगे
उसमें से आपको पहले सेपरेट करना है कि इसमें से एक्सटर्नल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है सेपरेट कर लिए। सो इसमें से एक्सटर्नल कौन सा नहीं है पूछा गया, तो जो बाकी रहा वो हो गया एक्सटर्नल नहीं है, दैट मीन्स वो इंटरनल होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे गूगली आता है, उस पॉइंट पे अच्छा से याद नहीं रहता, तो इसलिए याद रखिए। सो इंटरनल इट इंक्लूड्स हेरिडिटी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंस फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, सोशल नेचर फैक्टर। तो ऑलरेडी बाकी तीन आपको पता है, इंटेलिजेंस फैक्टर क्या है, इमोशनल फैक्टर क्या है, सोशल नेचर क्या है, वो सब पता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी भी पता है कि आपको मैंने क्रोमोसोम्स के ऊपर बताया था कि आपके पापा का क्रोमोसोम जो है उससे आपको कुछ कैरेक्टर मिलेगा, आपके मदर के जो क्रोमोसोम्स है उससे भी कुछ आपको कैरेक्टर मिलेगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये जीन के थ्रू ही आता है या क्रोमोसोम के थ्रू आता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो इससे गुण आते हैं, तो कौन से गुण आए, तो गुण को हम कैरेक्टर बोलते हैं। सो हाइट, वेट, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द स्किन आर डिसाइडेड बाय द हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। हेरिडिटी के वजह से, आनुवंशिकता के वजह से ये चेंजेस आते हैं। अभी क्या हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये जो जीन्स आए ना, जीन की वजह से क्या होगा, मैंने बोला था कि प्रीवियस क्लास में, आप अगर गर्ल हैं तो आपके जीन में क्या रहेगा, एक्स एक्स रहेगा। आप अगर बॉय हैं तो आपके जीन में क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा। तो ये वाई कहाँ से आया, फादर से आया, पापा से आया, मदर से ओनली एक्स आता है। तो दोनों मिलके दो टाइप के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बनाए, मीन्स एक गर्ल बने एक बॉय बने। ठीक है, उनके बेबीज दो टाइप्स के आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है क्या, एक बॉय बन सकता है एक गर्ल बन सकता है, ऐसे टाइप के। तो वो सारी चीज़ है। ऐसे में और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं अगर जेनेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कि जेनेटिकली आप वीक हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं। तो द चिल्ड्रन हु आर फिजिकली वीक कैन नॉट डू वेल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चे अच्छे नहीं है शरीर से, दैट मीन्स उनका तबीयत ठीक नहीं रहता, उनका शरीर में हार्मोन अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिलता है, पोषण ठीक नहीं है, देखभाल कोई ठीक से नहीं करता, तो उनमें वीकनेस रहती है, उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता। इंटेलिजेंस उसके रिलेटेड, अगर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस हमने पढ़ा है अभी कि कोई चीज़ में अच्छे से डिसीजन लेना, मोरल जजमेंट करना है कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही है, सोशल बिहेवियर दिखाना, इमोशनल मेकअप दिखाना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ये सब इंटेलिजेंस हुए। इमोशनल, आपको पता है इमोशनल कितने टाइप्स के हैं, एंगर, जेलसी, फियर, किसी को देख के जलन होना या फिर गुस्सा लगना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट में। सोशल नेचर, ये तो सोसाइटी में रहने के लिए है डेवलपमेंट। अभी एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा, एनवायरमेंट। मदर के बॉडी के अंदर एक एनवायरमेंट है, पता है, उसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, मदर के बॉडी के अंदर मीन्स उसके उम में, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो एक, जैसे बोल सकते हैं ना, प्लास्टिक की थैली आप लेते हो, प्लास्टिक बैग्स, वैसे ही यहाँ पे मेम्ब्रेन्स रहते हैं, यहाँ पे ना स्किन के ऐसे कवर बन जाते हैं, एंड वहाँ पे बैग जैसा रहता है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा रहता है। अभी जब बच्चा रहता है तो उसको तो पर्टिकुलर सांस आना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, खून आना चाहिए, खाना आना चाहिए, तब तो वो बड़ा होगा। तो उसके लिए मदर बॉडी में एक छोटा सा एनवायरनमेंट ग्रो करता है, एंड उसी एनवायरनमेंट की वजह से वो बढ़ता रहता है। तो ये ग्रोथ ओनली एनवायरनमेंट जो मदर बॉडी में है उसी के लिए है। बट अभी देखिए, एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ के बाद जो एनवायरनमेंट रहता है, ये एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है, ये हमारा सोसाइटी वाला एनवायरनमेंट है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो कि आप पेड़ पौधे देख रहे हो, या फिर सीनरी देख रहे हो, सीन्स आ रहे हैं, ऐसे पानी है, नदी है, जो जो देख रहे हो वो सारा हमारे सराउंडिंग में है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। एंड और एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के देखते हो, एंड उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स आपके साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए भी हो सकता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट, तो वो सारे एनवायरनमेंट भी बच्चों के ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ज्योग्राफिकल कंडीशन एटसेट्रा विच हैज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल चाइल्ड। फिजिकल एनवायरनमेंट बोले जहाँ से आपको खाना मिलता है, घर मिलता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन में जहाँ पे आप रहते हैं, ये बोलते हैं भूस्थल।
भूस्थल का जो आकार रहता है, आयतन रहता है, या फिर वो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो भूमि पे रहते हैं, उसका जो भी कंडीशन है उसके ऊपर। सोशल एनवायरनमेंट क्या है? सोशल एनवायरनमेंट में ना बहुत सारे लॉज रहते हैं, कस्टम्स रहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। वैसे ही साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? ये एसोसिएटेड होता है साइकोलॉजी, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट। मतलब आपके दोस्त आके बोल दी एक बात तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, दैट मीन्स उनके साथ आप कितना कनेक्टेड है। ये हो सकता है लव, एफेक्शन, फीलिंग्स। ये वर्ड्स को इंपॉर्टेंट है समझ के रखना। प्रेम से रहना, एक बंधन में रहना, उसके फीलिंग्स को लेना, उसका जो स्नेह भाव है उसको लेना, वो सारी चीजें यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो ये हो गया फैक्टर्स। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख सकते हो आंसर्स उसके, फिर मैच कराना मेरे साथ सेम हुए कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड फोर्स द चाइल्ड टू। इमोशनल चेंजेस, सांवेगिक जो बदलाव है बच्चों में, किस दौरान? एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था में जो चेंजेस हुए, सांवेगिक इमोशनल चेंजेस हुए, वो बच्चों को क्या करने के लिए हेल्प करता है? डैश बोला गया। न्यू सोशल सिचुएशन, कोई भी नया सिचुएशन आया तो उसके साथ हैंडल करने के लिए, समाज में कोई भी नया परिस्थिति आया तो उसको हैंडल करने के लिए। द स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, हाँ, मन में बहुत ज्यादा डर लगा रहना, अरे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे सोचना। फिर टेक डिसीजन ऑफ रिस्क फॉर फॉर फैक्टर, कोई भी चीज के लिए, कोई भी कारक के लिए आप क्या लेंगे? रिस्क, जो जिसमें रिस्क भी है, फिर भी आप सोचेंगे नहीं चलो डिसीजन लेते हैं। तो ये तीनों चीज किशोरावस्था में, एडोलेसेंस पीरियड में होता है कि नहीं? चलिए आप ऑप्शन, मैंने बोल दिया लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। अभी इसमें से कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपकी कॉपी में लिखो, मैं आंसर अभी बताती हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड में अभी हम पढ़ के आए थे, कल और भी थोड़ा एक्सपांड करेंगे उसको, एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। सो एडोलेसेंस पीरियड में कोई भी न्यू सिचुएशंस आता है तो हम उसको ट्राई करते हैं कि उसके साथ खुद को मैच कर सके, दैट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। न्यू आइडिया को अगर ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। कोई चीज को ग्रहण कर रहे हैं उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। न्यू आइडिया में, न्यू आइडिया को उससे जेनरेट करके लिए तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। ये सारे टर्म्स आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। तो सोशल सिचुएशन रिलेटेड कुछ हुआ तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये एडोलेसेंस पीरियड में आता है। अभी देखिए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, हाँ डर भी लगा रहता है, किशोरावस्था में टीन एज के बच्चे हैं तो डर भी लगा रहेगा। डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत डर लगता है, रिस्क भी लेना पड़ता है, कभी कभी डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द एबव, आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, which of the following is not related to changes in the adolescent social interest? adolescent social interest, ये इसमें से जो चार ऑप्शंस है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन नॉट रिलेटेड है? नॉट जहां पे लग जाए ना दैट मीन्स नहीं, नहीं जहां पे लग जाए वो ऑप्शन होता है नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आए। तो अभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के करना है। दैट इज पहले आया कि which of the following is not related to changes in the adolescent social interest। बच्चों में इंटरेस्ट जो आता है ना सोसाइटी को लेके, सोसाइटी को लेके जो इंटरेस्ट आता है, कौन सा चीज में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता है? एडोलेसेंट पीरियड में, किशोरावस्था में तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है सोसाइटी के बारे में जानने के लिए, सोसाइटी रिलेटेड वर्क करने के लिए। बट यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? चलिए लिखिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में देखिए, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, किशोरावस्था में थिंक करिए, टीन एज में आप लोग दोस्त सिलेक्ट करते थे। यस हम लोग करते थे। सोशल ग्रुपिंग भी करते थे, लोगों को हेल्प करने के लिए भी हमारा मन करता था। बट इंटरेस्ट कभी नहीं होता है कि वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जाने, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कहाँ पे लड़ाई हो गया, क्या हो गया, वो सब जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये ओएसटीईटी का पेपर है, जितने क्वेश्चंस है इस बार का पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस है, ठीक है। Which of the following is not recreational interest during adolescent? अभी देखिए क्रिएशनल मीन्स ऐसे ही क्रिएट होते जाता है,
बनते जाता है आपके अंदर। रिक्रिएशनल मीन्स नॉट रिक्रिएशनल है, फिर से रिक्रिएट हो नहीं पाता, रिक्रिएट फिर से नहीं बन पाता, ऐसा है। सो एडोलेसेंट पीरियड में कौन सा चीज फिर से नहीं बन पाता, कौन सी चीज पे इंटरेस्ट फिर से नहीं बन पाता? देखिए, गेम्स में, स्कॉलास्टिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अभी इसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि जो गेम्स हैं, स्कॉलास्टिक एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सब जो है ना, ये ऑप्शन सारे एक जैसे हैं। ये ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, इसमें कोई भी मतलब डिफरेंसेस नहीं है। जैसे देखिए, गेम्स, अभी मैं एक वर्ड बताती हूँ, रुकिए, वेट, एक चीज, थोड़ा सा वेट कर ले। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आपका ना दो चीज होता है स्कूल में, जब एकेडमिक कैरियर बनते हैं ना, तो वहाँ पे दो चीज होते हैं। एक होता है स्कॉलास्टिक, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, स्कॉल लिखी ओनली। एक होता है नॉन स्कॉलास्टिक, नॉन स्कॉलास्टिक, ठीक है। अभी स्कॉलास्टिक मीन्स क्या है, नॉन स्कॉलास्टिक मीन्स क्या है? जहाँ पे आप स्कॉलास्टिक देख लेते हैं, तो वो चीज हो गया रिलेटेड टू योर एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक कैरियर के ऊपर, एकेडमिक चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आपको कहीं पे स्कूल जाना है, स्कूल में रहना है, तो वैसा चीज़, वो सारे स्कॉलास्टिक में आए। अगर नॉन स्कॉलास्टिक बोले तो ये सारे एकेडमिक एक्टिविटीज में आए। ये सारे कहाँ पे आएंगे? एकेडमिक एक्टिविटीज पे आएंगे, मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये सारे जो स्कूल में एक्स्ट्रा होता है, जैसे पढ़ाई को छोड़ के, ये नॉन एकेडमिक है। नॉन स्कॉलास्टिक मीन्स नॉन एकेडमिक, स्कॉलास्टिक मीन्स एकेडमिक, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे आया सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, अच्छा ये कर चुके थे। गेम्स, देन स्कॉलास्टिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो स्कॉलास्टिक एक्टिविटी तो एकेडमिक होता है ना, टीन एजर्स बच्चों को पढ़ने को मन नहीं करता, मीन्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं। हार्डली 90% स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, खेलना, सजना संवरना, ये सब पसंद है। अदरवाइज 10% बच्चों को ही सिर्फ पढ़ना पसंद आता है। तो स्कॉलास्टिक एक्टिविटी यहाँ का आंसर है। गेम्स बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा करिकुलर डांस बोलो, जो बोलो, सब में आगे रहते हैं, पढ़ाई में आगे नहीं रहते, इसलिए स्कॉलास्टिक एक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव सिंड्रोम। अभी देखिए क्या है क्वेश्चन, नेगेटिव सिंड्रोम कैन बी फाउंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नेगेटिव सिंड्रोम, यहाँ पे सिंड्रोम मीन्स कोई बीमारी नहीं है, नेगेटिव एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, नेगेटिव एक इफेक्ट बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे वर्ड को दिया गया, इसलिए मैं बोली थी डिफिकल्ट होता है समझना। नेगेटिव सिंड्रोम कैन बी फाउंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस मीन्स आपका किशोरावस्था में कौन सा चीज, नेगेटिव चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा होगा? देखिए, सेल्फ सेंटर्ड, हाँ, बच्चे खुद के बारे में सोचते हैं तो सेल्फ सेंटर्ड है। सोइंग ऑफ करना, हाँ, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा किशोरावस्था में बहुत ज्यादा सोइंग ऑफ करते हैं। एंड कोई भी चीज से क्या हो जाता है? इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ हो जाना, चिड़चिड़ापन, ये आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तब? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is a problem of boys and girls during the period of adolescence। adolescence के टाइम पे कौन सा चीज दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में होता है, जो मतलब इस पीरियड में होता है? तो आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा, बट यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको समझ के आंसर दीजिएगा। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मीन्स तनाव में रहना, झगड़ा होना। फ्रस्ट्रेशन, वही चिड़चिड़ापन का है, और एक चीज है मीन्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, कोई चीज हो नहीं रहा है तो गुस्सा करना बहुत ज्यादा। रिएक्शन टू फेल्यूर, मतलब कोई चीज अगर हुआ नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा भड़क जाना, उसको तोड़ फोड़ करना, या फिर किसी को गाली गलौज करना, ऐसा टाइप का। तो ऑब्वियस है, सारी चीज होता है। सो ऑल ऑफ द एबव, किशोरावस्था में ये चिड़चिड़ापन होता ही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूड स्विंग। मूड स्विंग मतलब आपका जो मूड का बिहेवियर है ना आपका, कभी आप खुश हो जाते, कभी आप गुस्सा हो जाते, ऐसा टाइप का चीजें होती है। Which of the following creates emotional problem in adolescent? इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखिए कौन सा चीज इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है एडोलेसेंट में? एडोलेसेंट मीन्स कौन सा पीरियड? किशोरावस्था में। अभी देखिए,
abnormal functioning of nervous system, endocrine glands, quest for moral values, both A and B. सो 6 नंबर का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, आपका दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है ना, तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम है, स्नायु है, तो वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बट जब कंट्रोल कर नहीं पाता, बीच बीच में वो भी कंट्रोल कर नहीं पाता, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शन नहीं हुआ तो एबनॉर्मल फंक्शनिंग। भी नंबर 2 है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपके बॉडी के इनसाइड में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। अभी इतना याद रखिए क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ये हार्मोनल चेंजेस है, ज़्यादा मत देखिए बिकॉज साइंस में बहुत कुछ है तो उतना छोड़ देते हैं। अभी सबके लिए मैं बोल रही हूँ, ग्लैंड्स का बात जहाँ पे आता है ये हार्मोन्स के रिलेटेड होता है। हार्मोन्स के रिलेटेड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे बोला गया इमोशनल चेंजेस है, तो हार्मोन की वजह से इमोशनल चेंजेस होते हैं। आपका अगर दिमागी हालत भी ना हो तो वो इनडायरेक्टली हार्मोन्स को ही इफेक्ट करेगा, उसमें ही चेंजेस आएंगे। तो आपको याद रखना है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो या एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो, ये सारा आपका इमोशनल के साथ रिलेटेड है। अगर क्वेस्ट जहाँ पे आप मोरल वैल्यूज को जानना चाहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, अगर मोरल वैल्यूज हो तो वो मोरल डेवलपमेंट होगा ना, वो इमोशनल पे नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जहाँ पे ए एंड बी का आंसर है, दोनों करेक्ट है। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट ऑफ एन एडोलेसेंट इज ड्यू टू डैश। प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, आज सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा एक किशोरावस्था का बच्चा। क्या हो सकता है इसका प्रॉब्लम, कि पेरेंट्स रिजिड रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट हिज नेचर, उसके नेचर के अगेंस्ट पेरेंट्स ने क्या किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, मतलब बहुत सारे, कि तुम ये नहीं कर सकता, तुम रात के इतना बजे आना है, तुमको कहीं बाहर नहीं जाना है, तुम ये खाएगा वो खाएगा, हर एक चीज पे रोक टोक। नंबर 2, अनसिंपैथेटिक ट्रीटमेंट फ्रॉम टीचर, सिंपैथी शो नहीं करेंगे। जो भी टीचर्स है ना, स्कूल गया मतलब वहां पे टीचर्स क्या करेंगे, सिंपैथी बिल्कुल नहीं शो कर रहे हैं, उसको खराब बिहेवियर कर रहे हैं। अनफ्रेंडली बिहेवियर फ्रॉम पियर्स, पियर्स मीन सेम एज ग्रुप वाले बच्चे, सेम एज ग्रुप वाले बच्चे भी अगर आपको टॉर्चर करे, आपको टोंट मारे या फिर आपको परेशान करे तो क्या होता, आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। अगर ये सारी चीजें हुए, आप सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे किशोरावस्था में, एडोलेसेंट पीरियड में। अभी नेक्स्ट, which of the following is not an occupational problem of an adolescent, कौन सा चीज कौन, so which of the following is not an occupational problem of an adolescent, following, ये जो नीचे 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन सा चीज ऑक्यूपेशन के लिए हमें जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है एडोलेसेंट में, किशोरावस्था में। दैट इज नंबर 1, देखिए चॉइस ऑफ वोकेशन। अभी वोकेशन जो टर्म्स है, न्यू बच्चे आप लोगों को बता दो, वोकेशन ऑक्यूपेशन रिलेटेड ही होता है। वोकेशनल एजुकेशन मीन स्किल्स को लर्न करना, कोई एक नया काम को सीखना अपनी अर्निंग के लिए। ठीक है, तो चॉइस ऑफ वोकेशन इज यहाँ पे अच्छा सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन है, सेंस भी होता है यहाँ पे यूज, नेगेटिव क्वेश्चन है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ वोकेशन। अभी नंबर 2 में है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हाँ अगर मैं जॉब करती हूँ मुझे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगा। अगर नंबर सी में चलते हैं, रिजिड डिसिप्लिन फ्रॉम होम, अगर बहुत सारा डिसिप्लिन लगा दिया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिया जाए घर के तरफ से बच्चों को, तो वो तो बाहर ही नहीं जा पाएंगे, उनका ऑक्यूपेशन ही नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं आएगा। देन लास्ट, इन सॉरी इग्नोरेंट होगा, इग्नोरेंट होगा वहां पे, आई एन नहीं होगा, इग्नोरेंट होगा, आई जी से स्टार्ट होगा। ठीक है, इग्नोरेंट अबाउट द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में उतना ज्यादा मुझे जानना भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे नेगेटिव कौन सा है पता है, सी डी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम के लिए सही नहीं है बोला गया, तो वो सबसे चीज है रिजिड डिसिप्लिन फ्रॉम होम। घर से अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, एक टाइप का मना किया गया, रेस्ट्रिक्शन दिया गया, तो वो चीज नहीं होगा, ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते बच्चे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डैश। सेल्फ मीन्स क्या है? खुद के बारे में जानना नहीं। हाँ बोलिए। हाँ मैं इतना, और लास्ट दो क्वेश्चन 9 एंड 10, 10 खत्म कर दूंगी, ठीक है? 8 में नहीं रुकूंगी, 10 क्वेश्चन हो गया तो बेटर है। दो क्वेश्चन और छोड़ दूंगी, अभी 2 मिनट्स में छोड़ दूंगी। अच्छा, द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डैश। यहाँ पे सेल्फ मीन्स क्या है? व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ मीन्स होता है खुद को जानना, ठीक है? खुद के बारे में। तो यहाँ पे थिंक करिए, फिजियोलॉजिकल मीन्स आपका बॉडीली कोई चेंजेस हुआ, या बॉडीली जो फीचर्स है, अवस्था बोलते हैं, स्टेट्स मीन्स अवस्था, उसमें कोई चेंजेस आएगा तो क्या आपका सेल्फ में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, उतना खास इम्पैक्ट नहीं है इम्पैक्ट बट उतना नहीं है। अगर सोशियोलॉजिकल भी हुआ तो वो भी नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल मीन्स दिमागी हालत, उसमें भी कुछ नहीं होगा। बट साइकोलॉजी, आप अगर समझे कि आप एक चीज कर सकते हो, साइकोलॉजी में आप ठान लिया, आपके दिमाग ने ये ठाना कि आप करना है, तो आपसे हो पाएगा। अगर नहीं ठाना मीन्स मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं कर सकती, तो ये नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स के ऊपर बिलीव करता है। तो द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ मेनी साइकोलॉजिकल स्टेट्स, ठीक है? तो ये 9 का बी आंसर है। अभी 10 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेल्फ? कौन सा सेल्फ के साथ कनेक्टेड है? सेल्फ मीन्स खुद के बारे में फिर से जानना है। अभी देखिए, फीलिंग एंड एटीट्यूड, हाँ सेल्फ के साथ तो ये दोनों भी रिलेटेड है। इंप्रेशन एंड हैबिट्स, आप कुछ चीज़ों से क्या करना चाहते हैं ना, खुद को भी इम्प्रेस करना पसंद करते हैं। हैबिट्स भी आपके कुछ हैं। हाँ, डिस्पोजिशन मीन्स कोई चीज़ को शो करना, अच्छा शो करना सेल्फ के थ्रू। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारा चीज़ आप करते हैं सेल्फ में, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है? आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, मेरा भी और पेशेंस नहीं है, तो यहाँ रखती हूँ। नेक्स्ट अगेन कल मिलते हैं। सो कल 8 to 9:30 अगेन मिलेंगे, अगेन क्लास करेंगे। तो वहाँ पे चाइल्डहुड एंड आपका जो एडोलेसेंस पीरियड है, उसके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा बहुत फटाफट जान लेंगे एंड क्वेश्चन सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?